नरेंद्र शर्मा आज आप लोगों के सामने एक ऐसे मामले में जो अदालत का मतलब अदालत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला है और पिछले 25 साल से किस प्रकार गुंडों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर आगे चल रहा है 25 साल से। मतलब अदालत के अंदर अगर गुंडे हो एक ही खानदान के तो क्या खेल होगा, उस मामले में हम आपके सामने हैं। और इसमें क्या क्या हुआ, किसके साथ क्या किया गया, उस विसिल ब्लोअर जिसने आवाज उठाई इस मामले में उसके साथ क्या खेल खेला गया, उसकी आज जीत हुई है। उसमें कुछ वकीलों ने बहुत अच्छा योगदान दिया जो अभी के, और भोगीराम जी और कई लोग हैं जिन्होंने इस मामले में, और संगठन ने भी इसका, हमारे संगठन ने भी काफी मामला उठाया। तो मैं उस मामले में आज आप लोगों के सामने हूँ। संभा मुने जी क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? संभा जी, हाँ ठीक है। मुनीश्वर जी, विक्रम जी आपका स्वागत है, आपका ही मामला है। तौफीक शेख शेख जी, नीला जी आपका स्वागत है। भूमि, हाँ हाँ हाँ, नीला जी आपका स्वागत है, नमस्कार। सुभाष शर्मा जी नमस्कार। इस्माइल बॉटली वाला जी आपका स्वागत है। मैं अभी शुरू करता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सो मच। म्यूट में थी मैं। हाँ हाँ, ओके ऐसा, ओके सर। हाँ, ये एक मामला था बुलंदशहर का, जो अदालत के अंदर गलत हुआ, कैसे गुंडे लोग बैठे हैं, कैसे कब्जा किए हैं और किस प्रकार से खेल खेलते हैं इस चीज का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक इस बात से कि यदि ये जो अदालतें बनी है ये हम लोगों को इंसाफ देने के लिए बनाई गई है। आम जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार है, ये हम सबको पता है। सब बोल रहे भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या कोई उसके ऊपर काम कर रहा है? सबूतों के साथ दिया जाता है, एक मामले को सबूतों के साथ उठाया जाता है। कोई व्यक्ति विसिल ब्लोअर बनकर आवाज उठाता है, सबूतों के साथ उठाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आम जनता सो रही है। अगर आपकी अदालतों के ऊपर गुंडों का कब्जा होगा, आपकी अदालतों के ऊपर गुंडों का कब्जा होगा, एक ही खानदान के लोग बैठे होंगे, तो उस अदालत में उस जिले के लोगों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? और एक ही थैली एक अदालत का नहीं है, बहुत सारी अदालतों में ये सब चीज हो रही है। मगर यहाँ पर सबूतों के साथ है, इसके लिए मुझे ये चीज बोलने में कोई भी डर नहीं है। पूरे सबूत है, एक एक चीज के सबूत है, और खुद जज साहब ने भी उस चीज को एडमिट कर लिया है। जिस चीज को हम पिछले 25 साल से बोलते चले आ रहे हैं, वहां की कर्मचारी, अदालत के कर्मचारी। ये मामला बुलंदशहर की अदालत का है, जहां पर वहां के एसएओ, उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई हुई है। वो बाहरी कर्मचारियों को संरक्षण देता है, बाहरी कर्मचारी उस अदालत में काम करते हैं। ये पूरा मामला आया था सामने, तब 2025 साल पहले से शुरुआत हुई थी। उस वक्त आय से अधिक संपत्ति की वजह से और शिकायत होने की वजह से, भ्रष्टाचार की शिकायत होने की वजह से एक जांच अधिकारी को भेजा गया था, कहा, बुलंदशहर की अदालत में, कि आप जाइए और जाकर के वो उस भ्रष्टाचार को खोलिए, उन लोगों को बेनकाब कीजिए जो इस देश को, उस अदालत को भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, इंसाफ नहीं देने दे रहे। और इसके लिए एक जज, एक जांच अधिकारी, जज को जांच अधिकारी बनाकर वहां भेजा गया।
उन्होंने अपनी जांच परख शुरू की, बाकायदा उनका लेटर है, बाकायदा उनका सब कुछ है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जिस एसएओ जिसके खिलाफ शिकायत है, उसके प्रूफ भी उनको मिले। वो एसएओ जयप्रकाश शर्मा, उसकी शादियां हो रही है बेटियों की, बेहिंता खर्चा हो रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने लेटर में लिखी। मगर जब उस मामले को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उन्हें पता चला कि ये मामला, ये जो शिकायत है, ये जांच जो है वो कहाँ जा रही है, ये जांच जिला जज की ओर पहुंच रही है। मतलब इस जांच के दायरे में कौन आ रहे हैं, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज, यानी जो जिले के, बुलंदशहर जिले के जो मुख्य जज हो है, डिस्ट्रिक्ट जज, वो इस जांच के दायरे में जद में आ रहे। अब ये जो जांच अधिकारी थे, ये ईमानदार थे, इस बात से नजर आ जाता है, इस बात से कि उन्होंने खुद देखा, वो उस डिस्ट्रिक्ट जज से उनकी पोस्ट छोटी थी। तो इन्होंने खुद कहा कि देखिए, ये मामले में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखा कि यह मामला जिला जज की ओर जाता है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जिला जज को दोषी साबित कर सकूं या उनके खिलाफ मैं जांच कर सकूं। इसलिए, और ये भ्रष्टाचार का मामला है, बड़े स्तर का मामला है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए या अलग से इसकी जांच करवाई जाए, मैं नहीं कर सकूंगा। बाकायदा लिखा हुआ लेटर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा उस टाइम, मतलब उस वक्त। उस लेटर को, उस सीबीआई की जो सिफारिश का जो लेटर है, उसको गायब कर दिया गया। और यहाँ वहां पर बाहरी कर्मचारी, अभी आप सोचिए, आम इंसान अगर गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस करने जाता है तो उसे बाकायदा एक नियम कानून कायदे के तहत उसे ज्वाइन करवाया जाता है, वो सरकारी कर्मचारी बनता है और उसको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर उस अदालत में 10 बाहर के कर्मचारी आ जाएं या 2 बाहर के कर्मचारी आ जाएं जो उस अदालत में नियमों के तहत ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिनको सरकार की तरफ से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, ऐसे व्यक्ति वहां पर जाकर काम करें, और वो भी जज के केबिन में जाकर उन फाइलों को उठाए, उठाधरी करे जो फाइलें करोड़ों की है, जो जो भूमि से, जमीन से संबंधित लेन देन की है, जो किसी भी प्रकार के फ्रॉड या जो भी एक्स्ट्रा खून से संबंधित या जो भी केसेस चल रहे हैं उनसे संबंधित फाइलें हैं, उन फाइलों तक उनकी पहुंच हो रही है। किसकी? उस बाहरी कर्मचारी की। वो सरकार से तनख्वाह नहीं पा रहा है, लेकिन जज के केबिन में बैठ रहा है और बाकायदा काम कर रहा है, टाइप कर रहा है, लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के को तनख्वाह कहां से मिल रही? क्या फोकट में वो काम कर रहा है? क्या कोई ऐसा कर्मचारी मिलेगा आपको जो फ्री में, मुफ्त में काम करेगा? निश्चित है कि ऐसा कोई भी कर्मचारी किसी भी जगह काम नहीं करेगा, उसे कहीं ना कहीं से तनख्वाह मिलेगी, कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। इसका मतलब कहां से आ रहा है? वो पैसा भ्रष्टाचार की उपज है। भ्रष्टाचार मतलब जिसे फायदा मिल रहा है वो ही पैसा देगा, और फायदा किसे मिलेगा? जिसका मुकदमा उस अदालत में चल रहा होगा, जिसका मुकदमा उस अदालत में चल रहा होगा उसे फायदा मिलेगा। वो इन भ्रष्ट कर्मचारियों, इन भारी कर्मचारियों को पैसा देंगे, और जब इनको पैसा मिलेगा तो वो काम करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब साफ है
कि ऐसे कर्मचारी किसी ना किसी की मिली भगत से ही वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल कौन करता है? उस अदालत में एक एसएओ, जैसे यहाँ जयप्रकाश शर्मा थे, वो उनके अंडर में ये सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो उनको मालूम है कि कौन कहाँ आ रहा है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किसको कहाँ रखना है। क्योंकि जज जो है, जो जो डिसीजन दे रहे हैं, वो तो उनके हाथ के नीचे कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनको सिर्फ इतनी होगी कि ये कर्मचारी उनका है, उसका ये नाम है और उसकी ये ड्यूटी है। उन्हें ये नहीं मालूम उन जज को कि ये कर्मचारी कोई बाहरी कर्मचारी है। वो तो सिर्फ ये समझ के चल रहे अदालत में है तो अदालत का ही कर्मचारी होगा। तो ड्यूटी किसकी हो गई? एसएओ की हो गई, जयप्रकाश शर्मा की। और इस मामले में शिकायतें की गई प्रणव शर्मा और विक्रम शर्मा के द्वारा लगातार। और यहाँ तक कि इस मामले में अपने वहां के जो बार काउंसिल के वकील वगैरह, उन लोगों ने भी शिकायतें, इन लोगों के साथ मिलकर शिकायतें करी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि इन लोगों के खिलाफ, विक्रम शर्मा और प्रणव शर्मा के खिलाफ ही बार काउंसिलर की नकली सर्टिफिकेट, नकली पेपर बनाकर, नकली लेटर हेड बनाकर इनके खिलाफ कि विक्रम शर्मा बाहर के गलत काम करते हैं या प्रणव करते हैं, वो उनके पैसा लेते हैं, ऐसे करके शिकायतें दी गई, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है। जिस बार काउंसिल का बाकायदा पूरा प्रूफ के साथ है। और ये जयप्रकाश शर्मा महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी करते रहे हैं। ये पूरे प्रूफ है, सबूत है, एफिडेविट दिया गया है जिसकी हाईकोर्ट में शिकायत की गई है। और उस महिला ने भी वो दिया है जिनके साथ उन्होंने गलत हरकत की। और जब उनकी शिकायत की गई तो वो महिला से क्या कहा गया कि छोड़ दो, चलता है, ये सब तो होता रहता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज पर पकड़कर विक्रम शर्मा जैसे लोगों के ऊपर, जो विसिल ब्लोअर है, जो आवाज उठा रहे हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके ऊपर इंक्वायरी खोल डाल दी जाती है। और उनको मजबूर किया जाता है कि आप माफी मांगो, नहीं तो आपको ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। और वो माफी नहीं मांगते, बल्कि वो कहते हैं अगर कुछ है तो सामने लाओ। उनको एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जबकि हर कहीं भी ऐसी जो भी शिकायतें होती है उसके अंदर 15 दिन की टाइम लिमिट होती है, पूरा तो तरीका होता है। लेकिन क्योंकि ये विसिल ब्लोअर बन के उस जयप्रकाश शर्मा का पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, इसके लिए इनके ऊपर इंक्वायरी। जब ये सब चीजें होने के बाद चीज आई सामने, इनसे क्या कहा जाता है जब ये शिकायत कर रहे हैं कि तुम उस डाल पर को काट रहे हो जिस डाल पर बैठकर तुम खाते हो। मतलब भ्रष्टाचार की आवाज अगर उठा रहे, इन बाहरी कर्मचारियों के विरुद्ध बोल रहे, जिसकी वजह से न्याय व्यवस्था चरमरा रही है, व्यवस्था खराब हो रही है। जो एक्चुअल, जो बेगुनाह लोग हैं या एक्चुअल जो लोग हैं जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरे सबूत, एक एक चीज का सबूत है, इंक्वायरी बैठनी थी खाली। और इसके लिए ही जांच अधिकारी ने जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। तो इस मामले में दूसरी बार फिर से क्या बोलते जांच बैठाई गई और उसमें दोषी पाया गया जयप्रकाश शर्मा को, और उसका ट्रांसफर करने के लिए भी बोला गया 2014 में। मगर उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपना ट्रांसफर रुकवा लिया। कब तक के लिए? रिटायरमेंट होने तक के लिए। एक कर्मचारी जिसका बाकायदा क्या बोलते ये है कि ये बाहरी कर्मचारी है, वो विक्रम शर्मा के उधर पहुंचकर वहां पर कागज फाड़ रही, सरकारी दस्तावेज फाड़ रही है, जो रिकॉर्ड रूम के है। कैसे आ गए ये बाहरी कर्मचारी अंदर? ये बाकायदा जांच रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने बोला है, इसके कहने पर आई होगी, किसकी सह पर आई होगी, और उसके बारे में जयप्रकाश शर्मा को मालूम है। लेकिन उसमें भी विक्रम शर्मा को ही फंसाने की कोशिश की गई। विक्रम शर्मा के ऊपर ही इंक्वायरी बैठा दी गई, 25-25, 30-30 सारी झूठी इंक्वायरियां। और विक्रम शर्मा क्या कह रहे हैं कि बाहरी कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं जो पूरे इसको
अपने न्याय व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। जब इनकी ये बहुत ज्यादा शिकायत होने के बाद जो लास्ट में आए एक अली जामिन डिस्ट्रिक्ट जज, विक्रम शर्मा की शिकायत के बाद जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने खुद पकड़ा दो कर्मचारियों को अपने रिकॉर्ड पर, जबकि मालूम था उनको, सब पूरा ऐसे को मालूम था, लेकिन उन्होंने दो कर्मचारियों को पकड़ा। और किसकी शिकायत पर? विक्रम शर्मा की शिकायत पर। जो विक्रम शर्मा, लेकिन विक्रम शर्मा को पारितोषिक, यानी कोई इंसान, कोई वेसल ब्लोअर आवाज उठाता है किसी चीज का, उसमें उसकी आवाज के ऊपर या उसकी शिकायत के ऊपर सामने से किसी को पकड़ा जाता है, चोर को पकड़ा जाता है, डाकू को पकड़ा जाता है, गलत चीज को पकड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इनाम दिया जाता है। मगर इनाम नहीं दिया गया, इनका अपमान किया गया, उनको मजबूर किया गया कि ये वहां से अपना रेजिग्नेशन लेटर दे। और उस महिला कर्मचारी को जिसने शिकायत करी थी बाकायदा एफिडेविट के साथ, उसको मजबूर किया गया कि वो वहां पर आने को, यानी उसको जलील किया गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, तो उसने उसने वहां पर खुद भी आना छोड़ना पड़ा उसको। ये किसने किया? जयप्रकाश शर्मा ने। क्योंकि वैसे उसके अंडर में सब चल रहा है। और जब इस मामले में वहां पर एक चीज सामने आई कि 35 लाख रुपए का गबन किया गया बुलंदशहर की अदालत में, और ये पूरा शिकायत, बाकायदा शिकायत हुई, बाकायदा रिटर्न में शिकायत हुई, और उस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज और जयप्रकाश के ऊपर उंगली उठी। परिणाम क्या हो गया इसके बाद मैटर शुरू हुआ। उसके बाद एक वकील अवधेश शर्मा, जो जयप्रकाश शर्मा का ही रिश्तेदार है, उसके द्वारा एक झूठा मुकदमा 307 का विक्रम शर्मा और प्रणव शर्मा के ऊपर लगा दिया गया। जिस दिन शिकायत की उसके 15 दिन के अंदर ही ये एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये एफआईआर किस प्रकार से झूठी है, इसको समझने के लिए जो अभी का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के कुछ पन्नों को पढ़ना बहुत आसान, उससे समझ में आ जाएगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए किस प्रकार से शिकायतें की गई, किस प्रकार से काम किए गए, इसको समझने से आप सबको समझ में आएगा कि इस मामले में क्यों हम सबको, पूरे देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए। उस सबूतों के साथ होने के बावजूद उस भ्रष्टाचारी को तो खुलेआम, मतलब उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर जिसने आवाज उठाई तो भगत सिंह बना। उसको कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उसको बिना कारण 2.5 साल जेल में रहना पड़ा, उसको, उसके साथ क्या क्या हुआ। और ये सब सबूत आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि कम से कम आप लोग, सब लोग कमेंट्स करिए, इस चीज को बताइए, इस चीज को, इस मामले को पूरे दुनिया तक पहुंचाना है हमारे देश के, कि ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इंसाफ नहीं हो पाएगा, न्याय व्यवस्था सुधर नहीं हो पाएगी, दुरुस्त नहीं हो पाएगी। और इसमें मैं सबसे पहले, इसमें जो दोषी लोग हैं, मैं उन लोगों को हम किस तरीके टारगेट करेंगे, उनके ऊपर हम लोगों को एक्शन लेना होगा, हम सबको लेना चाहिए, ताकि जो भी इस तरह के झूठे मुकदमे लगाते हैं उन लोगों की हिम्मत ना पड़े झूठे मुकदमा करने की। यहां पर हमें सबसे पहले यह देखना है कि पहला दोषी कौन? तो जयप्रकाश शर्मा खुद। जज ने इस मामले में जयप्रकाश शर्मा को दोषी बोला है। दोषी बोला नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोला, मगर जयप्रकाश शर्मा उस दस्तावेज को, झूठी पत्र को लेकर के कहा गया पुलिस स्टेशन, उस एप्लीकेशन को जिसके बेस पर एफआईआर करी गई विक्रम शर्मा जी के ऊपर, तो प्रणव जी के ऊपर, वो झूठी, वो एप्लीकेशन, जिस, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन तो गायब है,
और वो जयप्रकाश शर्मा गए, ये खुद जज ने और वहां पर मौजूद जो अदालत में जो गवाह थे, उन लोगों से ये साबित हुआ कि जयप्रकाश शर्मा गए थे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने के लिए, जबकि जो अवधेश शर्मा है, जो शिकायतकर्ता बना है, जो वकील है, वो बुलंदशहर में वकील वकालत भी करता है, जयप्रकाश शर्मा का रिश्तेदार है, उसने खुद कहा कि जयप्रकाश शर्मा नहीं गया, मेरा बेटा गया था शिकायत पत्र लेकर। कहा? पुलिस स्टेशन। आप अस्पताल में भर्ती हो, आपको गोली लगी है, आप कह रहे हो कि मैं बेहोश था, मेरे को होश आया, मैंने अपने बेटे को अपने ये पूरी स्टोरी लिखवाई, पूरी घटना लिखवाई, और घटना लिखवाने के बाद मेरा बेटा क्या लेके आया था? प्रिंटर भी लेके आया था, लैपटॉप भी लेके आया था, प्रिंटर भी लेके आया था अस्पताल में, और उसने वहां पर एप्लीकेशन लिखी और फिर प्रिंट आउट निकाला, फिर वो गया थाने और थाने जाके उसने एफआईआर करी। जज साहब ने इस पर उंगली उठा दी, और आप और हम भी उंगली उठा सकते हैं। कैसे? जो व्यक्ति कहता है मेरे को होश आया और उसके 10 मिनट के अंदर उसने शिकायत लिखी, अगर 10 मिनट के अंदर शिकायत लिखी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वो कौन है, इसके बारे में उसको कैसे पता चलेगा? जो होश में आया कि वहां पर उसका बेटा आएगा, या पुलिस वाला आएगा, या जयप्रकाश शर्मा आएगा वहां पर। अगर यहाँ पर इसको जयप्रकाश शर्मा को पहले से होश में होता तो वो क्या करता? वो अपने बेटे को बोल सकता है कि बेटा मेरे को शिकायत लिखनी है, तू लैपटॉप और प्रिंटर लेके आ, जिससे मैं शिकायत लिखूं, फिर तू ले जा करके कंप्लेंट कर और एफआईआर दर्ज कर। चीज होनी चाहिए। लेकिन 10 मिनट का टाइम बता रहा है कि मेरे को होश आया, मैंने 10 मिनट में शिकायत लिखी। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो ये जो जज साहब ने खुद बोला अपने बयान में कि ये जो चीज बोली गई है, तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, और वकील जैसे लोग तो कभी भी नहीं, जैसे आप लैपटॉप भी लेके चल रहे हैं और बड़ा सा प्रिंटर भी लेके चल रहे हैं, ताकि वहां जाएंगे, वहां पर बैठ करके फटाफट टाइपिंग करेंगे, फिर प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल के वो करेंगे। तो ये जज साहब ने खुद भी बोल दिया कि ये जो शिकायत है अब अवधेश शर्मा के लड़के ने नहीं दी है, बल्कि जयप्रकाश शर्मा ने दी है, और जयप्रकाश शर्मा का नाम पुलिस वालों ने खुद लिया है अपने बयानों में। तो ये चीज पहला पहला इनके मामले में ओपनली ओपनली झूठ पकड़ में आया। उसको क्लियर कट कोई भी आम नागरिक, एक बच्चा भी बोल देगा कि हाँ ये यहाँ पर झूठ है। दूसरा, यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा वो एक नक्शा, जिसमें जिसमें जो घटना स्थल का, जो तथाकथित घटना स्थल है जहां पर ये घटना हुई, जिसमें विक्रम शर्मा के ऊपर 307 लगी, मैं शेयर करता हूँ उसको, जिससे कि आसान हो जाएगा कि क्या चीज मैं समझा सकूंगा कि कैसे क्या है। तो देखिए, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिए आप लोग। अभी मैं नक्शा पहले आपको दिखाता हूँ, जिस नक्शे पे के बेस पर ये, यानी जिस जगह घटना हुई है उस घटना का, ये देखिए।
ये है नक्शा। यहाँ पर ये ए जो जगह दिख रही है आप लोगों को, ये ए जगह पर जो शिकायत करता है, जिसको गोली लगी, जो बोल रहा है मेरे को गोली लगी, ये ए जगह पे खड़ा है। और ये बाइक से आया है, इस साइड से एरो दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, इस साइड की ओर। बी और सी पर, बी पर खड़े हैं प्रणव शर्मा, सी पर खड़े हैं अपने विक्रम शर्मा। अभी आप देखिए, इसने बोला है, ये नहीं, यानी शिकायतकर्ता ने, कि मेरे को विक्रम शर्मा ने गोली मारी और मेरी पीठ पर गोली लगी पीछे की ओर, दाई साइड में, दाया साइड। अभी ये विक्रम ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, यानी साइड की ओर। अगर विक्रम शर्मा को ये खड़े बैठकर बाइक पे बैठा हुआ है, बाइक पर बैठे बैठे देखेगा तो अपनी लेफ्ट साइड में देखेगा, लेफ्ट साइड में खड़े हैं विक्रम शर्मा। मगर ये अगर गोली मार रहे हैं विक्रम शर्मा, तो राइट साइड में पीछे की ओर से गोली लग रही है। ये खुद अपने बयान में बोल रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या ये पॉसिबल है? और यही चीज जज साहब ने भी बोल दी कि भाई ये चीज तो बयान में साक्षीदार जो शिकायत करता है वो खुद ही बोल रहा है कि ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें दाहिने साइड पीठ पीठ की ओर से, पीछे की ओर से गोली लगी है। अगर ये गोली मारेंगे तो राइट सीधे सामने की ओर मारेंगे, बाई साइड लग सकती है या सामने की ओर से लगेगी। वो बाइक पर बैठे बैठे इस तरह पीछे की ओर नहीं मुड़ सकते कि उनको पीठ पर गोली लग जाए। तो ये चीज स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रही है। और यहाँ आपको दिख रहा है ट्यूबवेल और सोलर का ये। अभी मैं वापस यहाँ पर दूसरी चीज के ऊपर आता हूं। इसके ऊपर आप देखेंगे, उसी दिन ये बदमाशों ने अधिवक्ता को मारी गोली, ये मैटर दिखाई दे रहा है। इस मैटर में कहीं भी विक्रम शर्मा का नाम नहीं दिख रहा है। ये तारीख है कौन सी, जिस दिन गोली मारी, 15 तारीख को की बात बोल रहे घटना की। और ये 16 तारीख को बदमाश लोग, यानी ये लोग आए हैं यहाँ पर अस्पताल में। कौन आए हैं? अपने वहां के थाने के एसएचओ और ये एसपी वगैरह जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वो लोग यहाँ आए थाने में। थाने में आए तो उस वक्त ये अधिवक्ता जो कह रहा है, जिसको गोली लगी है, जो कह रहा है कि यहाँ पर राइट में उसको लगा है, वो होश में है। यहाँ देखिए, ये अखबार में उसी टाइम आया है, ये झूठ नहीं है। क्या लिखा है? गांव बोरोली में खेत बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मार दी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश नलकूप का मोटर चोरी करने खेत पर आए थे। अधिवक्ता के विरोध करने पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार रात करीब 11 बजे गांव बोरोली में। मतलब ये अधिवक्ता, ये पुलिस वालों के सामने अखबार की खबर है, ये बाकायदा होश में है। कौन सी तारीख है? ये 16 तारीख है, जिस तारीख का। और ये अधिवक्ता बोलता है कि मैं 17 तारीख को जब होश में आया, तब मैं शिकायत बयान दर्ज करा रहा हूं। मतलब सीधा सीधा झूठ, ये चीज भी। यहां पर इस चीज को अभी मैं स्टॉप करता हूं शेयरिंग। भी आप देखिए, मतलब एक मैटर, एक विसिल ब्लोअर। ये देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए ये सब लोगों को बोल रहा हूं, ये मैटर खाली एक विक्रम शर्मा का नहीं है। ये वो मैटर है, जैसे अगर आपके घर पड़ोस में आग लगी है मान लीजिए, और अगर उस आग को आप नहीं बुझाएंगे तो वो आग आपके घर तक पहुंचेगी। अगर अदालत में इस तरीके के कर्मचारी काम करेंगे, अदालत में इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जो आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को दबाया जाएगा, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, उनको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, तो क्या होगा? ये क्या कल को आपके घर नहीं पहुंचेगी ये आग? इससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या आप लोगों को इस आग को बुझाने का काम नहीं करना है? आज मैं आप सब लोगों के सामने, मैं आप लोगों को इसीलिए, जैसे अलेक्स नौरन्ना जी यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर एक
डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं ना, सोसाइटी के मैटर हैंडल करते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाहर के कर्मचारी, वो लोग जो सरकार से तनख्वाह नहीं पाते, सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार में बैठे हैं। और वो बैठ करके कहां से पगार ले रहे हैं? वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, जहां से पैसा आ रहा है सोसाइटियों का, उस पैसों से उसको पगार मिल रही है। शिवनारायण जी, मैं आपको कुछ जी। बोलना चाहता हूँ। हाँ जितने भी नौराना जी ऑर्डर बोलिए। बनते हैं, जितने भी हाँ ऑर्डर वहां पे बनते हैं, वो ऑर्डर हाँ। सब आउटसोर्स होते हैं। वहां के कर्मचारी वो ऑर्डर नहीं बनाते। ये ऑर्डर बाहर का आदमी आके उनके जी। ऑफिस में बैठ के ये ऑर्डर बनाता है। मैंने खुद ओके। देखा हुआ। हाँ, हाँ हाँ। मैंने खुद देखा है कि वहाँ जी के जो एम्प्लॉई है, वहाँ का डिप्टी रजिस्टर है, वो खाली साइन करता है। बाकी ये जी। ऑर्डर भी वहीं उनका ऑर्डर नहीं है, हम्म किसी किसी और वहाँ पे उनके ऑफिस में बुला के हम्म। उसको पैसे दे के वो लोग कोई कोई फ्री में ऑर्डर नहीं बनाएगा। उसको वो लोग पैसे देते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा भी बिल्कुल। भ्रष्टाचार का आता है। जो ऑर्डर अपने फेवर में हम्म लेना चाहता है, वो हम्म। आदमी उनको पैसा देता है कि ऐसा ऑर्डर बनाओ। तभी वो बिल्कुल आदमी बैठ के वो ऑर्डर बनाता है। ओके, आप बराबर। आप आप कंटिन्यू कीजिए। हम्म। ये मेरा कहने का मतलब है नौराना जी कि यही चीज जो अदालत के अंदर भी अगर ऐसे व्यक्ति बैठे होंगे, तो वहां पर न्याय कैसे मिलेगा? ये मैटर उसी चीज के लिए है। और आपके इधर भी अगर अदालत ऐसे बाहरी कर्मचारी वहां बैठकर काम करेंगे, तो वहां का जो क्या चल रहा है वो सब ओपन करेंगे बाहर। यहाँ के पेपर गायब करेंगे, पेपर बताएंगे बाहर ले जाकर, बाहर के ऑर्डर लेकर के वो लोग उस पर साइन करवा लेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार से। यही खेल चल रहा है। तो इसी प्रकार का खेल वहां पर अदालतों में चल रहा है। और उस आवाज को उठाने का काम करा था विक्रम शर्मा ने और प्रणव ने, प्रणब शर्मा ने। और उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। ऐसे यहाँ पर हरमीत जी है, इन्होंने भी अपने वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गलत तरीके से उसकी आवाज उठाई, तो इनके ऊपर भी केस पर केस, कंटेम लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, इनके ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ ये खेल हो रहा है। और इसके लिए मुझे आज ये आवाज, और इस चीज के ऊपर हमने अपने संगठन की तरफ से जितनी कोशिश हुई विक्रम शर्मा के पक्ष में, उनके लिए तैयारी करी और इस मामले को लड़ने का पूरा प्रयास किया। और जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। और ये मैं जो प्रूफ है, जो सबूत आया है, जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के आधार पर हम बोल रहे हैं। यहाँ पर जयप्रकाश शर्मा ने खुले आम खेल खेला है। और ये मैसेज दिया है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरा सिस्टम मेरे अंडर में है। तो यहाँ पर जयप्रकाश शर्मा ने किस प्रकार से खेल खेला? उसने हमारी उस फाइल को, 340 की फाइल लगाई थी हम लोगों ने, उस फाइल को गायब कर दिया। उस फाइल को वहां पर रिकॉर्ड पर नहीं आने दिया। पहली बात तो वो फाइल ले ही नहीं रहे थे। तारीख थी, विक्रम शर्मा यहाँ पर मौजूद है, विक्रम शर्मा को 340 फाइल दी कि ये लगाओ, उन्होंने कोर्ट में दी, लेकिन कोर्ट ने ली नहीं। कोर्ट ने नहीं ली, तो विक्रम शर्मा से हमने कहा कि आप पोस्ट करो। पोस्ट की गई, तो पोस्ट की हुई फाइल को गायब कर दिया गया। ये यहाँ है ही नहीं। जब शिकायतें की गई, और जज को जब प्रेशर आया, तो जज साहब ने कहा ठीक है, हमें नया फाइल दीजिए। और जब नया फाइल वहां दिया गया, तो देने से पहले उस व्यक्ति ने जो था, उसने क्या बोलते राज में से फाइल निकाली जो पोस्ट से गई थी वहां पर, और वो फाइल निकाल कर बताई कि ये फाइल है यहाँ पर। मतलब ओपनली वो गुंडे, जो 23 गुंडे जिसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट की है कि एक ही खानदान के 23 गुंडे बुलंदशहर की अदालत में, ये बाकायदा संगठन की तरफ से कंप्लेंट गई है। तो वो व्यक्ति वहां से फाइल निकलता है, जिससे क्या मतलब मकसद निकल के आता है कि अदालत तो इन लोगों के कहने पे चल रही है, अदालत में इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है, ये गुंडे बैठे हैं। तो इनके खिलाफ आप सबको, हम सबको बोलना पड़ेगा। तो कम से कम सबूत आ गए हैं तो बोलिए, बोलना है। नारायण जी, अच्छा। मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए हरमीत जी। जी नमस्ते। एक तो सबको नमस्ते, हाथ जोड़ के, सिर झुका के। एक तो सम्मान है आप सबके लिए कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जी। दूसरा है कि आप कह रहे हो 23 गुंडे सिर्फ अपना 23 जो रिश्तेदार हैं वो सिर्फ जी बुलंदशहर में। अरे सर, आप पूरे इंडिया की अदालतों में चेक करो,
जितनी रिश्तेदारी यहाँ पे भरी पड़ी है ना पूरी अदालतों जी। में, तो उतना हम्म। कहीं पे भी नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे कि कोई एक लग जाता है, पीएन वगैरह लग जाता है, तो वो हम्म। तो अपने भाई को भी, चाचा को, मामा को, दादा को, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने कितने रिश्तेदार, अगर ये सारी चेकिंग हो जाए ना, जी। तो आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वहां पे, पता है आपको क्या क्वेश्चन? हमने हम्म। यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक लेटर दिया था कि सर ये हम्म। जितनी भी ये भर्तियां हो रही हैं वहां पे उसे रोका जाए। बराबर। ठीक है जी। ये था, मैटर ये था कि देखो एक चार, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 4 वैकेंसी निकली हैं हम्म। और 1,000 आदमी आता है। जी। ठीक है ना, उसमें उसमें योग्यता है 8वीं पास। हम्म। ठीक है जी। वहां जी। पे 8वीं 10वीं 12वीं बीए बीएससी बीए एमए एमएससी एमकॉम एमबीए, न जाने एमकॉम, जितने भी एमबीए, इतने इतने पढ़े लिखे बच्चे आते हैं। जी। और उनसे कुछ भी, उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हें खाना बनाना आता है, हम्म। तो ये हम्म। क्राइटेरिया होगा भर्ती करने का? नहीं, बिल्कुल अगर उनसे नहीं। पूछा अगर उनसे पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम्म। 8वीं वाला भी बोलेगा नरेंद्र मोदी, एमबीए वाला भी बोलेगा नरेंद्र मोदी, बीए वाला भी नरेंद्र मोदी। तो क्या क्राइटेरिया है बताओ? नहीं। तो भर्ती होते, अरे मैं 1000 बार कह चुका हूं कि देखो, जब हाई कोर्ट पंजाब है ना, हाई कोर्ट खुद टेस्ट ले रही है, इवन की हम्म। फिजिकल टेस्ट भी ले रही है। ठीक है नहीं? जी। तो हमने ये लिख के भी भेजा कि लोअर कोर्ट में भी ये शुरू किया जाए, आप रिटन हम्म। टेस्ट लो, जो आ जाए आ जाए। और पढ़ा लिखा बच्चा आएगा तो वो कोर्ट के सौ काम संवार सकता है। अब ये बिल्कुल। होता है कि हाँ भी, कोई कोई किसका रिश्तेदार है, कोई किसका रिश्तेदार है, कोई बोलता ही नहीं है। अगर हम हम्म। बोलते हैं तो कंटेम्प्ट तो पड़ी पड़ी है, 2 कंटेम्प्ट ऑलरेडी थी। ठीक है नहीं? जी। उसके बाद एक, आज तक आप बताऊं, इन 15 सालों में, मैं 2009 में भर्ती हुआ था, आप ये लगा लो कि इन 16 हम्म। सालों में मेरी एक भी प्रमोशन नहीं है। बराबर, क्योंकि विसिल ब्लोअर हो आप, आवाज उठा रहे हो। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी, मैं सिंगल, मैं, मुझे मुझे लेना देना कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी सिंगल हम्म। प्रमोशन नहीं है। मेरे हम्म। पास अभी भी 6-7 इंक्वायरियां चल रही हैं। हम्म। विक्रम का देखो, क्या क्या कसूर था विक्रम का? सच बोला उसने, कहा ईमानदारी से काम करना है, बस ठीक है। हम भी कह रहे हैं ईमानदारी से काम करना है। अब हम्म। मैंने एक चिट्ठी निकाली कि सर मेरे ऊपर कैमरा लगा दो जी, मैं रिश्वत जी। नहीं लेना चाहता, रिश्वत देना जी। लेना देना पाप है, मेरे ऊपर कैमरा लगा दो। आज तक जी। मेरे कमरे में कैमरा लगा, उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया मुझे। जी। बिल्कुल। कौन सा कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसने खुद कहा हो कि मेरे ऊपर कैमरा लगाओ? मैंने बोला कि मेरे ऊपर कैमरा लगाओ, हम्म। रिटर्न में सेशन कोई नहीं। जज को चिट्ठी भेजी है। बिल्कुल। ठीक है नहीं? हम अपनी ईमानदारी कैसे साबित करें? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वकीलों और स्टाफ में लड़ाई हुई, हम्म। लुधियाना में जी। लड़ाई हुई। तो कुछ वीडियोस थी, चलो उसकी वजह से, या कुछ आपस में बाद में समझौता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बस अगर वहां पे हम बार बार जो कहते हैं कि अदालतों के अंदर कैमरे लगे होने चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, तो वो तो लगा दें। और जहां पे लड़ाई हुई, फिर वहां पे 4 कैमरे लगा दी, बाकी जगह सारी छोड़ दी। क्या ऊपर वाले फ्लोर पे लड़ाई नहीं हो सकती? क्या उससे ऊपर वाले फ्लोर पे लड़ाई नहीं हो सकती? या नीचे वाले फ्लोर पे लड़ाई नहीं हो सकती? बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ हो सकती पे है। बस बस हम्म। कुछ भी नहीं है सर। बच्चों को, सीधी सी बात है, मेरे को है, अपने बच्चों को बाहर भेजो। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे या तो विक्रम मरेगा, या हरमीत मरेगा, या हमारे जैसे कोई और मरेंगे। हम देश को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो हम्म। सुधारना चाहेगा उसका गला काट। जी। जी। नहीं, यही हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी जो सबको इकट्ठा करके ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं प्रूफ और सबूतों के साथ बोलना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ पर मतलब हम अदालत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम उन लोगों को उंगली उठा रहे हैं, हम ऐसे नहीं उठा रहे। एक एक प्रूफ दे करके हम उठा रहे हैं कि भाई ये सामने आया। हम 23 गुंडों की बात कर रहे हैं, तो बाकायदा 23 गुंडों के खिलाफ हम लोगों ने लिखा था लेटर में। तो ये जो हमारे सामने आया था, उस चीज को हमने सामने लिखा विक्रम शर्मा के मामले में, क्योंकि वो आए सामने तो हमने आवाज उठाई। मगर ये चीज पूरे देश में हर जगह हो रही है। ये आग आज चलते आपके पड़ोस में लगी है, कल आपके घर पहुंचने वाली है। इसके लिए आप सबको आज इकट्ठा होना होगा। ये मेरा मुख्य मकसद है। इसलिए पहले मैं इस चीज को सामने ये करना चाह रहा हूँ प्रस्तुत, कि यहाँ पर किस प्रकार से खुले आम में, यानी सिंपल सा दिख रहा था कि ये मैटर झूठा है, सब कुछ झूठा है। उसका एक एक चीज को डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली, उसमें एक एक चीज रखी गई। हमने 340 डाली, उसमें एक एक चीज रखी गई, जिसमें और वही चीज जो चीज क्या बोलते हमने बोला है डिस्चार्ज एप्लीकेशन में शुरुआत में, मैटर शुरू होने से पहले, वो मैटर के बेस पर ही आपने 8 साल के बाद मैं विक्रम शर्मा को निर्दोष बोल रहे हो। तो आप उस काम को पहले नहीं कर सकते थे? तो आप उस काम के लिए उस वक्त इंक्वायरी नहीं कर सकते थे उस चीज की? है?
तो ये चीज को ही समझाने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डरों में बोला है, क्या बोला है कि नए नियमों का पालन किया जाए, नए नए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जिससे जल्द से जल्द फैसले हो सके। यहाँ प्राइमा फेसी में सीधा सीधा स्पष्ट नजर आ रहा था मामला झूठा है, और वो चीजें जिस बेस पर आज आपने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर आप उस वक्त भी कर सकते थे। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। और यही चीज आज सभी लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। इसको हम लोग पूरे सुप्रीम कोर्ट में इसको यूट्यूब को, ये जो हम बना रहे वीडियो, ये सब जगह भेजेंगे, इसी बेस को लेकर भेजेंगे कि आप लोग देखिए, समझिए। और वो जो उत्तर प्रदेश की वो अदालत है बुलंदशहर की, वहां का कितना मतलब सीधे सीधे ओपनली चैलेंज, ओपनली कंप्लेंट है, ओपनली पूरा गलत काम हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी उस मामले में, ये हमें देखना है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम चलेंगे। उसमें मैं आगे बढ़ता हूं इस चीज के ऊपर कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर दो चीजें हो गई आपकी, यानी जो जज साहब ने खुद इसमें साबित कर दिया कि गोली जिस तरीके से बताई जा रही है उस तरीके से तो चल ही नहीं सकती। ये जज साहब ने खुद नक्शे के हिसाब से ही बता दिया इसके अंदर। अब तीसरी चीज आती है, वो आईओ, जिस आईओ ने क्या बोलते हैं इस मामले में जांच रिपोर्ट, मतलब जो अपने ये रहते हैं चार्जशीट, वो दाखिल की है। उस आईओ की में असलियत दिखाना चाहते हैं हम सबसे पहले, और फिर वो चीजें दिखाएंगे कि उस आईओ के मामले में हम लोगों ने क्या कंप्लेंट शुरुआत में कर दी थी इस चीज को। तो यहाँ सबसे पहले मैं फिर से शेयर करता हूँ इस चीज को, और ये दिखाते हैं हम। ये देखिए, अभी देखिए, ये आईओ है, ये तो हो गया बदमाश का ये देखिए, ये जिस आईओ ने ये जांच रिपोर्ट चार्जशीट तैयार की है, उसके मामले में देखिए तारीख है 5 अक्टूबर 2018, है ना। क्या लिखा है, बुलंदशहर 5 दरोगा और 12 सिपाहियों पर चोरी का मुकदमा दर्ज। क्या मामला है, बुलंदशहर के खुर्जा के नगर कोतवाली खुर्जा पुलिस का कारनामा किसी को भी हैरान कर सकता है। दरअसल पुलिस ने जिस युवक को वह पीले बम्बे के निकट से एक बाइक, पिस्तौल और 700 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार दिखाया था, उस युवक को पुलिस कर्मियों ने उसके घर से उठाया था। मतलब यानी पुलिस ने एक फर्जी रिपोर्ट बनाई कि इसके एक के खिलाफ, कि भाई उसके पास बाइक मिली, उसके पास पिस्तौल मिला, उसके पास 700 ग्राम का नशा मिला, और उसको हमने उसके घर से उठाया, ऐसा मतलब यानी ऐसे गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति को पुलिस कर्मियों ने घर से उठाया था। और ये सारी चीजें कैसे पता चली, ये मामला सीसीटीवी फुटेज हो गया। इस मामले में एसीजीएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 5 दरोगा और 12 सिपाहियों के विरुद्ध डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नगर के मोहल्ला बुर्ज के ये निवासी का मामला है। अब इसमें देखिए, ये 5 दरोगा और पुलिसकर्मी कौन है, उसको समझने की जरूरत है। तो इसमें से एक पुलिसकर्मी है, वो है दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी है जबर सिंह। ये देखिए, मुकदमे में शामिल दरोगा और सिपाही पीड़ित की तहरीर के आधार पर उपनिरीक्षक सुप्रकाश और जबर सिंह। ये जबर सिंह कौन है, ये विक्रम शर्मा के मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाला जांच अधिकारी। जिस वक्त इसने चार्जशीट दाखिल की है, उस वक्त ये क्या बोलते, चार्जशीट इसने दाखिल नहीं की थी, बल्कि इसने कहा था कोर्ट में कि मुझे 14 दिन का टाइम दिया जाए, मैंने अभी चार्जशीट पूरी नहीं की है, मुझे 14 दिन का समय दिया जाए, बाद में मैं चार्जशीट दाखिल करूंगा। ये वर्ड बोले थे किसने, जबर सिंह ने। और ये चीज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस अदालत के अंदर ये चीज बोली है, अदालत के अंदर ये देखिए, ये 27/9/18 को बोला है विक्रम शर्मा व प्रणव किशोर शर्मा को वीसी द्वारा मेरे समक्ष पेश किया गया विधेयक में तकमीला तफ्तीश से होने के कारण 14 दिन का समय दिया जाए। मतलब ये 13/9/2018 की रिपोर्ट है। ये कहाँ की है, अदालत की है, 29 सितंबर 2018। ये देख लीजिए आप, उस तारीख को ये रिपोर्ट बनी है, इनका पता लगा है, ठीक है। और ने देखा
अक्टूबर, ये 5 अक्टूबर यानी 29 सितंबर और 5 अक्टूबर के दिन में कितना डिफरेंस है? 6 दिन का, मतलब 14 दिन का समय मांगा। 6 दिन के अंदर वो ये अगर आता है तो अब इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, ये तो चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकता, अभी आईओ नहीं रह सकता। ये मामला, इस टाइप के साइटेशन कई जगह आए हैं अदालतों के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जिस अधिकारी के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज है उस अधिकारी को आईओ नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जब ये चीज आई तो हम लोगों ने इस मामले को उठाया और इस मामले में हमने सीओ को बोला कि चार्जशीट उस व्यक्ति के हाथ में, उसको जांच अधिकारी को उसको हटाया जाए और दूसरे को जांच अधिकारी बनाया जाए। तो उसके बाद हमारे पास क्या रिपोर्ट आती है कि जांच अधिकारी जो है उसने तो 14 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये देखिए, अभी मैं आपको, ये रिपोर्ट है, क्या लिखी है? 14/10/18 का है, संदर्भ ग्रहण करे। हमारे द्वारा सोनिका क्रांतिवीर के द्वारा ये आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, अभी आरोप पत्र संख्या में 17/9/2018 को प्रेषित कर दिया। मतलब ये जो चार्जशीट है, जो जबर सिंह ने तो बोला है अदालत को कि मुझे 14 दिन का समय दिया जाए, कब बोला? 29 सितंबर को। और जब क्या बोलते हम लोगों ने इस मामले में कंप्लेंट करी तो ये जो गोपाल सिंह है, ये उस एरिया के डीएसपी थे, सीओ, उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई कि भाई 17 तारीख को ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मतलब अदालत के सामने कितना बड़ा गुनाह ये काम किया है और अदालत ने उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब अदालत के को गुमराह करने का काम यहाँ पर किया गया, इसके द्वारा जबर सिंह आईओ के द्वारा। अगर आईओ इस तरीके के काम हो रहे हैं कोर्ट के अंदर तो न्याय क्या मिलेगा? न्याय का सीधे सीधे गर्भपात हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। और ये चीज अगर आप लोगों के साथ भी होगी तो क्या होगा? जैसे अभी हम लोग एलएनटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट भेज रहे हैं, खुले आम कार्टून के साथ भेजी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पीआईएल का मामला पीआईएल के रूप में वहां पर अटेंड करता है। पीआईएल के रूप में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाँ ये पीआईएल बनती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो दलाल बैठे हैं वहां पर, वो क्या करते हैं? वो एलएनटी को फोन करते हैं, एलएनटी से बोलते हैं भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, हमारी जेब गरम करो नहीं तो तुम्हारी पीआईएल कन्वर्ट हो जाएगी। और एलएनटी वहां पर पैसा भेज देता है, कहता है भैया तुम लोग जेब भर लो अपनी, मगर ये हमारी पीआईएल हमें बचा के रखो। इन ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहेंगे, इनको तो हम लूटने का काम करते रहेंगे। तो ये खेल हो रहा है, ये आप लोगों के साथ ये जो अदालतों में ये खेल हो रहा है उसको समझने की जरूरत है कि विक्रम शर्मा को किस तरह फंसाया गया। ये जबर सिंह ने किस तरीके से आईओ जो आईओ खुद मुजरिम है, वो अदालत को किस तरह गुमराह कर रहा है। अगर हम और आप लोग अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ये सब कंप्लेंट नहीं भेजेंगे तो जयप्रकाश जैसे गुंडे वो अदालत पर इस तरह कब्जा करेंगे। जैसे हरमीत जी ने बोला कि खाली बुलंदशहर की अदालत में नहीं है, ये देश की हर एक अदालत में है। आज आपके साथ अगर आपको अदालत से सामना नहीं करना पड़ रहा, आपके रिश्तेदार को करना पड़ रहा है, कल आपको भी अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त भी ऐसे ही गुंडे बैठे मिलेंगे आपको, अगर आप लोग आज इस आग को नहीं बुझाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो। यहाँ पर इस जगह पर इस मामले में, विक्रम शर्मा के मामले में आगे फिर क्या हुआ उसे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर गोली, इन्होंने जो डिस्चार्ज रिपोर्ट डाली थी, डिस्चार्ज रिपोर्ट के आधार पर जो पेपर जज साहब ने बाद में बोले, जिन्होंने डॉक्टर को सीधे बोला, डॉक्टर को झूठा साबित बोला, उन डॉक्टरों ने बुलेट वो नहीं दिया, उन डॉक्टरों ने कौन सा टाइमिंग है वो नहीं बताया। जो नियम कायदे कानून होते हैं वो सब कुछ जज साहब ने लिख दिया अपने उसमें। देखिए मैं आपको जज साहब की वो रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको
ये भी शेयर करके बताता हूँ, जो जज साहब ने डॉक्टरों के बारे में बोला, नहीं अभी मैं उस मामले में दिखाता नहीं हूँ क्योंकि समय ज्यादा जाएगा। मतलब जज साहब ने भी डॉक्टरों को सीधे सीधे दोषी करार दिया है। दोषी करने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें सजा दी जाएगी, ये जज साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इन लोगों को, जजों को, लोअर अदालतों को कि भाई 340 चलाओ, परजुरी का मुकदमा चलाओ अगर झूठे केस बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जज को मालूम है, इसको सुप्रीम कोर्ट कहता है जज को मालूम है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये मैटर झूठा है, गवाह जो आया है वो झूठ झूठ बोल रहा है, या शिकायत करता है झूठ बोल रहा है, मगर जज साहब जो है वो उसके खिलाफ केस करना चाहिए, वो लेना चाहिए, जज साहब नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें उसमें नहीं फंसना, बेकार में हमारे को तक ये होगी। अरे आप ड्यूटी कर रहे हो, और हमारा आर्टिकल 51H क्या बोलता है, हमारी ड्यूटी बताता है आपको, देश के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे लोअर अदालत का हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, या आम नागरिक हो, सबकी ड्यूटी है अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस मामले की शिकायत संबंधित विभाग में करे और उस अपराध को रोके और अपराधी को सजा दिलाए। ये किसकी ड्यूटी है? आर्टिकल 51A में लिखा है साफ साफ, हर एक नागरिक की ड्यूटी है, जिसमें हर देश का प्रत्येक नागरिक शामिल है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल है। तो उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहते हैं कि जज को मालूम है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तो ये खेल चल रहा है आप लोगों के साथ पूरे देश में, और आप लोगों को, हमको, सबको इस मामले में आवाज उठानी होगी, ये कंप्लेंट जानी होगी आगे तक। कि हम इस मामले में क्या करेंगे, संगठन इस मामले में उन पीपी को, जितने भी पीपी जो सरकारी वकील, सरकारी वकील की ड्यूटी क्या है, सरकारी वकील की ड्यूटी है वो शपथ लेता है, जब शपथ लेता है ना लॉ की डिग्री लेते टाइम, वो अपना क्या कहता है कि मैं सेवा भावना के तहत काम करूंगा, मेरा काम है सच को अदालत के सामने लाना, उसका काम निष्पक्ष होकर काम करके अदालत के सामने रखना, उसने अपने क्लाइंट के लिए लड़ना नहीं है बल्कि हकीकत को सामने रखने के लिए काम करना है। ये वकील का काम है। अदालत लेते समय, अदालत अपने शपथ लेते समय उसे ये शपथ लेता है वो। लेकिन ये सरकारी वकील किस लिए काम कर रहे हैं? वो सिर्फ पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, जिनसे पैसा मिलता है उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर ये सरकारी वकील ईमानदारी से जो जो जज ने आज फैसला दिया है उस चीज का उस वक्त ही वो कर लेते, हकीकत को सामने ले आते, वो सारे दस्तावेज आईओ से मंगवाते, जिनके बेस पर विक्रम शर्मा को अपने निर्दोष कहा गया, बेगुनाह कहा गया है, वो सारे पेपर्स, वो सारे दस्तावेज, वो सारे सबूत वहां पर लाते कोर्ट के अंदर, मंगवाता वो सरकारी वकील। तो आज वो 2018 में जो ये केस चालू हुआ है उसको 7 साल नहीं लगते, तो उसी वक्त 2 महीने में या 3 महीने में खत्म हो गया होता, और विक्रम शर्मा जैसे बेगुनाह, प्रणब शर्मा जैसे बेगुनाह लोग उसी वक्त बाहर आ गए होते। लेकिन इन जैसे सरकारी वकील जो सिर्फ भ्रष्टाचार की उपज है, इनको सीधे सो कॉज नोटिस देखना, इनकी हालत वही करनी चाहिए जो श्रीलंका में राष्ट्रपति की हालत की गई थी। वहां के लोगों ने श्रीलंका में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राष्ट्रपति के खिलाफ जो कदम उठाया था, वो कदम इन जैसे सरकारी वकीलों के खिलाफ उठाने होंगे। इन लोगों के खिलाफ कार्टून बना के इनको सो कॉज नोटिस दिए जाएंगे, इनको सरकारी वकीलों को, उनको हमें जेल पहुंचाना है, उनकी नौकरी खानी है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने देश का हमारा 7 साल अदालत का समय बर्बाद किया और तनख्वाह शर्मा खाई जी, विक्रम से भी बुलवाओ ना, उसको क्या फील हो रहा है। यही चीजें मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हुई है, और हम अभी विक्रम शर्मा के पास आएंगे इसके बाद, कि विक्रम शर्मा इस मामले में बताएंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। तो ये चीज एक पीपी की आती है, इसके बाद दोनों डॉक्टरों की आती है। अभी मैं चाहूंगा विक्रम जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए पहले तो। विक्रम शर्मा, जी सर। आप है सामने? हाँ जी, मैं आ गया सर। हाँ, अभी आप बताइए। देखिए मैंने जितना बोलना था
जी मैंने बोला, और हमारा संगठन इसमें उस मामले में आगे बढ़ेगा और करेगा। और आपको जो आज के वकील लोगों ने जो आपको सपोर्ट करके जो इसमें बाहर लाए है, उसका मैं उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा आप बताएं इस मामले में कि क्या क्या आपके साथ गलत हुआ। इस चीज को आप अपने शब्दों में बताइए। जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी। जिन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया और हमें जीत की मंजिल तक पहुंचाया। आपके साथ साथ हरमीत जी, भोगीराम जी और हरियाणा के काफी साथी थे। बुलंदशहर हम्म। कोर्ट के तो एक आधी साथी ऐसा हमारा साथ रहा। हम्म। और वकीलों में श्री देवेंद्र सिंह जी, हम्म। नवादा वाले, हम्म। और पायल साहब, उन्होंने काफी हिम्मत करके हमारे केस को हैंडल किया। श्री विनोद जी उनके साथ थे। हम्म। और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी वकील सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी हम्म। मेरा काफी सहयोग किया। परंतु हम्म। सर, सारा हम्म। समाज मेरे साथ था, जो हम्म। सभ्य समाज था। और हम्म। गुंडा समाज मेरे खिलाफ था, लेकिन सभ्य समाज इन गुंडों के सामने हमेशा दबता रहा। जी। और आज भी मुझसे ये कहा जाता है कि अब आप जीत गए हो, शांत हो हम्म। जाना, किसी से कुछ मत कहना। क्या हमारी यही नियति है कि हम्म। हम पिटें और चुप बैठ जाएं? आज मैं बर्बाद हो गया। कम से कम 75 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, मान हानि हुई हम्म। है। और जी। सड़कों पे मेरे बच्चों को जो छोड़ दिया गया, इस हम्म। शासन प्रशासन को सूचना दी गई, उन्होंने रोटी भी नहीं दी। इसका जिम्मेदार बराबर। कौन है? आखिर साठ गांठ इन वकीलों से इन सबकी कैसे रही? हम्म। आज बिल्कुल। हमें सर्विस पर नहीं लिया गया। क्यों? हम्म। क्योंकि हमारे कागजों को चुराया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पेपरों को चुराया, और उसी व्यक्ति ने जिसने रिपोर्ट करी कि इसने पेपर नहीं दिए, उसी के ऑफिस में से, उसी की अलमारी में से वो पेपर मिल रहे हैं, और मुझे टर्मिनेट किया जा रहा है। बराबर। मेरे हम्म। ऑफिस में मेरी फाइलें फाड़ी जा रही हैं, हमला किया जा रहा है टर्मिनेट करवाने के लिए, और जज वही कर रहे हैं। हम्म। आज हम्म। काफी लंबे समय के बाद में, ऐसा समझो कि जैसे युग बदल गए, मुझे हम्म। बुलंदशहर कोर्ट में श्री हम्म। नेत्र जी एडीजे 8 जज साहब मिले। हम्म। वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जी। और मैं आशा करता हूं ऐसे जज साहब की, कि उन्हें फिर से ऐसे केस तय करने का मौका अवश्य मिलना चाहिए, जिससे एक जी। राष्ट्र का निर्माण हो। सर, जी। ये जो अपराधी हैं, ये हम्म। अभी मानेंगे नहीं। ये अब हम्म। भी, मैंने सुना है और मैंने देखा है हम्म। कि मुझे टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं जब मैं कचहरी में जाता हूँ, और जजों को गाली बकते हैं कि इसने निर्णय सुना दिया, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे लूट लगाएंगे। जी। सर, जो आपने कहा था कि फाइल वहां पे लिखी गई, वो टाइप हुई रिपोर्ट कंप्यूटर पे और प्रिंटर हम्म। वाली बात बताई, वो जी। रिपोर्ट प्रिंटर पर लिखी ही नहीं गई, वो कचहरी के बराबर। कंप्यूटर की गई थी। और हम्म। शिवम शर्मा, जयप्रकाश शर्मा के लड़का ने लिखी थी। इस बात की मैंने पूर्व सूचना दी कंप्यूटर जब्त जी। करने की, लेकिन वो जी। कंप्यूटर जब्त नहीं किया गया और चोरी किया गया, रिकॉर्ड छिपाया गया जिसमें और बहुत सारा रिकॉर्ड था। हम्म। और वो जी। एक गरीब हम्म। कचहरी के फर्रास के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन कोई हम्म। भी इन अपराधियों के खिलाफ बोल नहीं सकता। जी। सर, मैं एक उदाहरण और दूंगा कि हम्म। बुलंदशहर कोर्ट में, हम बुलंदशहर जेल में हमें भेजा गया, जबकि हमने सबूत और साक्ष्य पहले ही दिए, और फेयर हम्म। इन्वेस्टिगेशन के आदेश एसएसपी साहब को इलाहाबाद ने भेजे थे, लेकिन उसे आदेश का उल्लंघन करके हमें जेल भेजा गया। जेल हम्म। से तुरंत हमें अलीगढ़ जेल भेजा गया, और मुझे कई बार जेल में मारने की कोशिश हुई, जी। जिसमें जी। राकेश गनी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। अरे। दूसरा उदाहरण मैं हम्म। ये दूंगा कि मैंने कंटेम में अपने संविधान और कानून के शोषण के बारे में कहा, तो इन्होंने मुझ पर कंटेम लगा दिया और मुझे सुना नहीं गया। जब जी। कंटेम में 6 महीने की सजा होती है, 24 महीने मुझे जेल में रखा गया, और 24 महीने बाद मुझे नैनी हम्म। जेल में भेजा गया। और जब मैं वहां से नैनी जेल से लौटकर आया बड़ी मुश्किल, तो मैंने हम्म। बताया कि अंसारी जो जिनका एनकाउंटर हुआ था, वो मार दिए गए हम्म। थे, पत्रकारों ने मार दिए एनका, उसके हम्म। पास मुझे भेजा गया हत्या करने के इरादे से। मैंने ये जी। बात फेसबुक पर डाली। हम्म। और उसके कुछ दिन बाद हम्म। नैनी जेल के जेलर ने यह स्वीकार किया कि इलाहाबाद कोर्ट के जज हम पर दबाव बनाते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी शायद नाम था, उसका हम्म। नाम बिल्कुल स्पष्ट हुआ। हम्म। सर, मुझे मारने की कितनी कोशिश हुई, एक ईश्वर और आपके सभी की दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। जी। जी। कैसे कैसे क्रिमिनल लोगों के हाथ में मुझे सौंप दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैंग जो कचहरी को चला रहा है और चप्पे चप्पे पर मौजूद है, बिना हम्म। रिश्वत के, बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं करता, और जो सच्चाई हम्म। की आवाज उठाए उसे निकाल दिया जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए नहीं? हम्म। उस एक अंसारी तो मर गया, लेकिन उसका पूरा गैंग आज भी बुलंदशहर कोर्ट में बैठा हुआ है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। एक आदमी कैसे बचेगा? कहाँ न्याय मिलेगा? अब तो हम्म।
मेरा इस देश में रहने का मन ही नहीं करता। और सर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, खाली हाथों में इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बोलकर भूखा नंगा बना दिया है। मेरी जीने की हम्म। तमन्ना तो इन्होंने समाप्त कर दी है, लेकिन लड़ने की तमन्ना मेरे बहुत जाग गई है। आपसे जी। मेरी है कि इस लड़ाई को पूर्ण कराएं। और मेरे हम्म। जैसे बुलंदशहर में जो व्यक्ति हैं जिनका जमीर खत्म हो गया है, और यहाँ तक हम्म। जमीर खत्म हो गया है, अगर उनसे ये कहा जाता है, सर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा ऐसे दो चार लोगों के, कि हम्म। उनसे ये कहा जाए कि शाम को अपनी पत्नी को मेरे यहाँ लेके आना, कोई अधिकारी कहता है, हम्म। तो शाम को वो अपनी पत्नी को लेके जाएगा या अपनी पत्नी की जगह और किसी औरत को लेकर उनके घर जाएगा। जी। ये हम्म। बिल्कुल सच है। हम्म। अब ऐसे गिरे हुए लोग मेरा साथ क्या देंगे? इन्हें तो नौकरी में रह के ये तो गंदगी फैला रहे हैं समाज में। बराबर। बराबर। और नहीं, सही। ऐसा ही श्रीमान जयप्रकाश शर्मा करते आए। उन्होंने रेखा सिंह को यूज किया हम्म। कि जज साहब के यहाँ हम्म। जाइए, जब उन्होंने विरोध किया तो उनको नौकरी से निकलवा दिया गया सर। जी। आखिर ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी का हम्म। बलात्कार करने के लिए आपने इन जजों को, जो कुछ जज ऐसे भ्रष्ट हैं, सभी को नहीं कह रहा मैं, या जयप्रकाश हम्म। को ये पावर दे दी है? हम्म। जी। और क्लाइंटों के साथ हम देखते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती उनको भी कह दिया जाता है शाम को चैम्बर में मिलना, शाम को बराबर। वहां मिलना। ये हालत है। इससे बुरा हाल मैं और क्या बताऊं सर, कि हम्म। जो बेगुनाह हैं उनको हम्म। सजा ठोकी जा रही है, और जो गुनहगार हैं वो पैसे देकर छूट रहे हैं। मैंने देखा है मुअज्जिज हम्म। आदमियों को, एमएलए एमपी जो रह चुके हैं उनको देखा है कचहरी में रिश्वत देते हुए। हम्म। प्रणब जी ने देखा है। बराबर। तो सर जब ये जो हमारे संरक्षक हैं जिनको हम नियुक्त करते हैं, एमएलए एमपी आदि जो हैं, जब यही इस परंपरा को बढ़ाएंगे हम्म। तो हम कैसे जिएंगे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? और जी। जी। आज मुझे नौकरी में जबरदस्ती रोका जा रहा है, कंटेम्प किया जा रहा है इलाहाबाद आदेश का। हम्म। मैं ये कहता हूं कि मुझसे जवाब ले लिया जाए किसी भी केस में, जिन्होंने हम्म। अपराध किया है, झूठी रिपोर्ट बनाई है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन अभी मुझे फंसाने की नई तैयारी हो रही होगी। और ये हम्म। शांत बैठने वाले तो लोग हैं ही नहीं। बराबर। ये तो ब्राह्मण जाति के नाम पे कलंक है और हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। मैंने हम्म। देखा मुस्लिम लोगों ने मेरी मदद करी है, लेकिन हम्म। उन ब्राह्मणों ने मेरी मदद नहीं करी जिनको एक गंदगी गंदगी खाने की आदत होती है। जी। मैं उन मुस्लिम साथियों का, मुस्लिम परिवार के लोगों का भी धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा। और मुझे नफरत हो चुकी है उन लोगों से जो अपने को ऊंचा बताते हैं, और गिरे हुए इतने हैं कि शायद कोई जानवर भी इतना नहीं गिरता होगा। जी। जी, बिल्कुल। अभी अभी देखिए, अभी आपके मामले में जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठा केस लगाया, जिन लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट किया, उन सबको आपको जेल पहुंचाना है। उन डॉक्टरों को, जो दो डॉक्टरों को सीधे सीधे ओपन मिला है कि ये लोगों ने झूठा और ये गलत ढंग से ये गवाही भी दी है, इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल करवाना है आपको, है ना। सरकारी वकीलों को नौकरी से छुड़वाना है। जिन लोगों ने, जिनकी ड्यूटी थी आपके मैटर को तुरंत करते डिस्चार्ज रिपोर्ट और ये सारी चीजें आगे बढ़ानी चाहिए थी, वो चीज सामने रखनी थी, वो आपको करना है। चबल सिंह जैसे अधिकारी जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, गुमराह किया है, उन जैसे लोगों को आपको जेल पहुंचाना है। ये सारा काम करवाना है, हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे आपके। अभी मैं चाहूंगा इस मामले में गुलशन पाहुजा जी थे अपने, गुलशन पाहुजा जी, मैं चाहूंगा आप कुछ बोलिए, आप भी काफी जानते हैं इस मामले में। गुलशन जी है? अच्छा, अच्छा। इस्माइल भाटली वाला जी, नमस्कार सर, इस्माइल कैसे हैं? भाटली वाला। हम्म। सर हाँ, भाई गुलशन है क्या पाहुजा जी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, आ रही है। नमस्कार सभी साथियों को। और हाँ। इस तरह के मैं देख रहा हूँ कि विक्रम शर्मा जी, वहाँ पे हरमीत जी, सभी हम्म। लोग कहीं ना कहीं अपना अपना प्रयास कर रहे हैं जी। जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, कह लीजिए, या फिर पहले खुद विक्टिम हुए लेकिन अब हम्म। न्यायपालिका करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन क्या वाकई हम सुधार कर पा रहे हैं क्या? वही हमें समझने की जरूरत है सबको। बस और ये सारी बात। आपके यहाँ सबके घर जाएगी। हाँ। जी। तो बात सारी समझने की कि सुधार हम्म। कब और कैसे होगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं? हम्म। उनको हम सिर्फ पैसा देके जा रहे हैं, जमीन देके जा रहे हैं, जायदाद देके जा रहे हैं, पर उसकी सुरक्षा का क्या? बिल्कुल। जब उसकी सुरक्षा ही नहीं होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो राह चलते कब कहां से पीड़ित हो जाए।
विक्रम सिंह को पता था कि वो पीड़ित हो जाएंगे, मुझको पता था, हरमीत को पता था, ये जितने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उन्हें क्या गारंटी है कि अगले आधे घंटे के अंदर या अगले एक दिन के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर या जिंदगी भर वो कभी भी किसी से भी अपराधी से पीड़ित नहीं होगी या उनकी आने वाली पीढ़ी पीड़ित नहीं होगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना होता है कि आप अपनी संतानों को, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा, जमीन, जायदाद को देने से बेटर है कि उन्हें ऐसी न्याय व्यवस्था देकर जाइए कि जहां उनके साथ कोई अपराध हो ना। अगर अपराध हो तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हो उनके पास जिसके पास जाके वो अपनी पीड़ा को बोले और उस पीड़ा का फिर वहां पे न्याय मिले। लेकिन वो तब होगा कि जब आप, मैं, हम जैसे सभी लोग महीने में एक दिन, कोई ऐसा एक दिन फिक्स करके या कुछ भी करके हम सड़कों पर उतरेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से, आपने मुझसे फोन में बात करी, मैंने आपसे फोन में बात करी, व्हाट्सएप की चैट को यहाँ से वहां शेयर करने से सुधार नहीं होगा। हमें मूवमेंट को अन्ना हजारे की मूवमेंट की तरह बदलना होगा। जब तक कोई एक दिन फिक्स करके, महीने में एक बार मुंबई के अंदर, महीने में एक बार दिल्ली के अंदर, उसके बाद बुलंदशहर के अंदर महीने के एक दिन, हर आदमी को अपनी जेब से 2000-4000 रुपए खर्च करके घर से निकलना पड़ेगा महीने के एक दिन के लिए। जी मैं देख रहा हूँ कम से कम 50 लोग इस टाइम इकट्ठे हुए पड़े हैं इसके अंदर अभी। लोग 50 लोगों की टीम अगर बना ले इस, तो वो 50 लोग आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर देश में क्रांति वाला माहौल ला सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या है कि हमें हर महीने का एक दिन फिक्स करना होगा, चाहे हम सारे के सारे हर बार दिल्ली में इकट्ठे हो, चाहे हम सारे के सारे इकट्ठे हो, तभी ये रिफॉर्म हो सकता है। नहीं तो मेरे ख्याल 15 साल से आप भी कोशिश कर रहे हैं, 15-20 साल पिछले करीबन से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, भाई भी लगे पड़े हैं वहां। सुभाष शेट्टी जी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बहुत से नाम, मुकेश ठाकुर है, उसको तो मैं भी 10 साल पहले, मुकेश ठाकुर को भी, ऐसे कितने लोग हैं ऐसे। लेकिन हम सब लोग अपने अभी स्टेट में क्या नहीं, घर के अंदर बैठ के मेहनत कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। जी बिल्कुल सही। लेकिन आया हूँ अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। इस स्ट्रेटेजी पे चलते रहेंगे तो मुझको नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल, अभी जो हम ये वीडियो है पूरा सबके अभी सब ले करके इनको सबको, सभी के द्वारा हम भिजवाएंगे सीजीएम तक, सब तक, जहां सब अदालत तक, पूरे देश भर में भेजेंगे इस वीडियो को, इस चीज को, ताकि ये सब लोग, हम सब मिलके भेजते जो कम से कम ये काम तो कर सके हम लोग है आपने। मैं 11 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर के अंत में 27 अक्टूबर को मैंने 27 अक्टूबर 2024 को मैंने अपने चैनल के अंदर पहली वीडियो पोस्ट की थी मैंने। वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस मुकदमा हो चुका है। मेरी 4 करवा दी गई है, जिस वकील साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके साथ उस दिन कोर्ट के अंदर ऐसा इंसिडेंस हुआ, अगर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो ऐसा अन्याय नहीं होता। वो 2 वीडियो ब्लॉक और एक वीडियो ब्लॉक, इसके अंदर मैंने, आपको याद होगा कि पीछे रणवीर अलाहाबादिया ने काफी अपशब्द कहे थे, अभद्र भाषा कही थी फैमिली सिस्टम के ऊपर। उसके ऊपर मैंने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैपिटल सी बनाता है। कैपिटल सी वर्ड के ऊपर मेरे पर कंटेम्प्ट हो गया, और साथ में 2 वीडियो जिनके ऊपर मैंने जज साहब का नाम लेकर थंबनेल बनाई थी मैंने कि इन जज साहब की कोर्ट के अंदर अगर आपका मुकदमा है तो फिर तो आप भूल जाइए। जी बराबर। हमें बोलेगा मुझसे कोई भी, हम लोग पिछले 20 साल से लेटर लिख के दे के आ रहे हैं जी। लेकिन पुलिस विभाग के अंदर, जुडिशरी विभाग के अंदर इनकी डस्टबिन जो है बहुत बड़ी है, जो भरने का नाम। कितने लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे पूछता हूँ, क्या उनके पत्र का आज तक वापस रिप्लाई जवाब आया उनके पास? कोई उस पर एक्शन हुआ? एक तो उसमें हाँ का जवाब नहीं देगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन अगर सभी के सभी ये वीडियो बना बना के पोस्ट करते रहे कि आज मेरे साथ कोर्ट के अंदर ये हुआ, मेरे जज साहब का नाम था, उन्होंने मेरी बात को सुना या नहीं सुना, अच्छा हुआ तो अच्छा लिखे बोले, बुरा हुआ तो बुरा बोले। वीडियो का बेनिफिट ये होगा कि पत्र का जवाब आए या ना आए, लेकिन हाँ वीडियो का रिप्लाई जरूर आएगा। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने के बाद और वो घूमती घूमती बिना किसी स्टैंप लगे पत्र से जज आपके घर के ड्राइंग रूम के अंदर भी चल सकती है। जी बिल्कुल।
और हो नहीं, गया। यही यही करना है हम सबको मिलके। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए। और अगर अपनी हाँ। वीडियो नहीं बना सकते तो जोन सी हम्म। जब हम्म। अपनी वीडियो खुद बना रहा है, उस वीडियो को हम्म। बना बना के पोस्ट कीजिए। हर हम्म। वीडियो के ऊपर इस तरह के पोस्टर्स होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, यही चीज है। कई हम लोग जैसे विक्टिम लोग कर रहे हैं, एलएनटी ने जैसे उनके साथ चीट किया, तो हमने कहा चलो भाई एलएनटी को सीधे जूते मारो उसके चेयरमैन को, तो वो बना के वीडियो हम डलवा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें करनी पड़ेगी हमें सबको। सिस्टम लिखना होना बहुत जरूरी है। हम्म। का नाम जी। लिखा होना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से वो नोटिस में आएगी। हम्म। गुलशन जी, ठीक वीडियो ठीक। बनाने की कोशिश करिए, उसमें अपना हम्म। चेहरा दिखाइए आपने। आपका चेहरा मेरा चेहरा देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जी गुलशन जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हम्म। गुलशन जी, आप जो कह रहे हैं ना, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जी पीपल हाँ। हैव फेथ इन जुडिशरी, जी ये हाँ जी। मैंने लिख के दे रखा है वहां पे। और सर। मैंने अपनी हर इंक्वायरी में भी लिखा हुआ है कि मेरी इंक्वायरी जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर चलाई जाए, जिसका खर्चा मैं खुद दूंगा। लेकिन आज तक मेरी एक भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई है। ठीक है? नहीं, देखो, अगर मैं चोर हूं, उचक्का हूं, लुच्चा हूं, लफंगा हूं, तो मैं क्यों बोलूंगा कि कैमरे के अंदर करो? अगर मैं झूठा हूं तो मैं क्यों बोलूंगा कि कैमरे के अंदर करो? ठीक है कि नहीं? एग्जैक्ट यही बात मैंने 2010 और 2011 के अंदर क्या नाम है, साकेत कोर्ट के अंदर रेनू भटाकर जज, मधु जैन जज, अमरनाथ जज, मोनिका सरोहा, टिंकल खन्ना, अ, इन सभी जज को मैंने 2010, 11, 12, 13, 14 में एप्लीकेशन तब से मैं देता आ रहा हूँ। और बकायदा उसके अंदर ये लिख के कि मेरे को अब जुडिशियल सिस्टम पे फेथ नहीं है, कि मेरे साथ ये हम्म। निष्पक्ष नहीं है। और मैं तो ये मैं तो लिखा मैंने कि मेरे को अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं। तो मैं मेरे अगर को तो नार्को टेस्ट कराने गए हैं भाई। देखो, अब तो भाई देखो, जिन जजों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, अपना अपना नार्को टेस्ट करा दो, बात खत्म। मेरा भी कर लो, उनका भी कर लो, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इतनी लंबी चलिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी? जज साहब, इंसाफ कब मिलेगा? ये वेट करते रहे। हम्म। आखिर ठीक कब तक ठीक। लेंगे? जो सिस्टम हमने, जो सिस्टम मेरे पिताजी ने देखा, आज मैं देख रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे वो सिस्टम ना देखें, तो उसके लिए हमें आज फाइट करनी पड़ेगी। नहीं तो कल बिल्कुल को बिल्कुल। आपने मेरे को चलिए। पैसा चलिए, दिया। अभी हम यहाँ पर सबसे बुजुर्ग हमारे हैं इस्माइल भाटली वाला जी। हम इनसे चाहेंगे ये अपना कुछ इस मामले में इन्होंने देखा वो क्या वक्तव्य देते हैं। इस्माइल जी। भाटली वाला जी, आप जरा कुछ बताइए। अनम्यूट कीजिए। हम्म। हेलो। जी। जी नमस्कार। आवाज, हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी हाँ। हाँ। साथियों, हमने पूरी बात शिवनारायण शर्मा की सुनी, विक्रम शर्मा की सुनी, और दो साथी बीच में आए उनकी भी सुनी है। सुनने के बाद मैं शिवनारायण शर्मा और विक्रम शर्मा से कुछ सवाल करना चाहूंगा, उसका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरी राय दूंगा। जरूर। पहला सवाल तो मेरा यह है कि ये बुलंदशहर जो है, और जिस बुलंदशहर की अदालतों की और उनके जजों की जो बात हो रही है, ये अदालत बांग्लादेश में है या अगर पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, तो मुझे तो उस पर कोई राय नहीं देना है। अगर ये हमारे देश की बात है तो मैं इस पर जरूर राय दूंगा। ये आप बताएं कि यह है कहाँ? जी, ये हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर एरिया में है, बुलंदशहर में अच्छा, है। उत्तर जी, प्रदेश उत्तर में है। प्रदेश में। तो जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी योगी जी। आदित्यनाथ जी हैं, वहां का जी। है ये मामला? जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। साथियों, मैं अभी सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जी से बात करना चाहूंगा कि आपने इस मामले को सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। आप तो बिजी रहते हैं, वक्त नहीं होगा, बहुत मसरूफ रहते हैं काम काज में, और हम देखते हैं कितनी मसरूफियत और किस तरफ रहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना चाहता हूं कि जो आपके दाएं बाएं जो आपके लोग हैं, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनको ये वीडियो आपने सुनने को कहना चाहिए। और जितने सबूत और गवाह और जितने तर्क
यहाँ पर दिए जा चुके हैं इसमें, उस पर उन्होंने गौर करना चाहिए और उस पर जो है उचित कार्रवाई करना चाहिए। जो गुनहगार हैं उनको सजा दिलाने की कोशिश करना चाहिए। अफसोस की बात यह है योगी आदित्यनाथ जी कि ये मामला उत्तर प्रदेश का है और आप वहां पर बहुत ही सक्षम और बहुत मजबूत सरकार आपकी है और उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर का मामला है और वहां पर इस तरह की बातें आ रही हैं जो हम तो मैं इस्माइल बाटलीवाला खुद और जो शिव नारायण शर्मा मैं उनका साथी हूँ, हम लोग तो मुंबई में रहते हैं। बुलंदशहर की आवाज अगर मुंबई से उठाने की नौबत आती है तो फिर देश को अंदाजा होना चाहिए कि आखिर में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। इसलिए गुजारिश करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से फिर से कि बराए मेहरबानी आप लोग का जो मामला बुलंदशहर का मामला है ये उत्तर प्रदेश में ही निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई तक ना आने दें, इतना ही आपसे गुजारिश है। रही बात विक्रम शर्मा जी से, मैं बताना चाहता हूं, विक्रम शर्मा जी आप अकेले नहीं हैं, ये हमारी टीम आपके साथ है, बिल्कुल जो है आपके साथ है। ये सब हम एक ही लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ नहीं पाए या मीटिंग में नहीं आ पाते, वो अलग विषय है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी खित्ता, कोई भी गांव, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टेम के लोग ना हो, समझे साहब। इसलिए आपके साथ हैं, बिल्कुल आप अपने जो हक हुकूक की लड़ाई लड़िए और हम सभी लोग आपके साथ हैं। वो कि ये मामला हमारे देश का है और उत्तर प्रदेश का है, इसलिए हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। और शिव नारायण शर्मा जी जो हमारे साथी हैं, हम उनके साथी हैं, वो टेक्निकल जानकारियां रखते हैं, कानूनी जानकारियां रखते हैं, उनका जो भी कानूनी आदेश होगा हम सभी लोग पालन करेंगे। और पूरे प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जनाब, उत्तर प्रदेश में हम लोग आपके साथ मुहिम खड़ा कर देंगे। और जब हम लोग, ये हमारी टीम जब उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, योगी आदित्यनाथ साहब बराए मेहरबानी इस टीम को उत्तर प्रदेश आने से रोक दीजिए। ये टीम उत्तर प्रदेश में आए उससे पहले इस मसले का हल निकाल दीजिए। योगी आदित्यनाथ, इतना आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी आपका इस्माइल बाटलीवाला जी इस मामले में। और अभी हम चाहेंगे अब कहना चाहूंगा यहाँ पे एडम, हाँ एडवोकेट एडम जी, आप शर्मा जी। कुछ बोलेंगे? एडवोकेट एडम जी, मैडम जी, अच्छा अच्छा, अब्दुल मुनाफ जी, अब्दुल मुनाफ जी, आपने सुना? हाँ सर, मैंने सुना कहिए। है। नमस्कार हाँ, साथियों। नमस्कार मेरा जी। नाम मुनाफ खान है। मैं अभी इस संगठन में नया नया जुड़ा हूँ और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट ये है कि आप लोगों की बातों को सुना, काफी अच्छा लगा और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और अपना शिवनारायण शर्मा जी को हम जितना हो सके सपोर्ट हम देंगे और दे करके इस लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और एक एक अच्छी बात लगी, इस पूरे ग्रुप में जोश था, और जोश को है हमको है ना कायम रखना है और जोश को लेके आगे बढ़ना है। और हम इस जोश को है ना बढ़ते हुए इस जोश के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने संगठन को जिंदा रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, नीला नीला पुजारी जी, आप कुछ बोलेंगे जरा? आप हम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, नीला पुजारी जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, आज का मीटिंग में बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबने अपना अपना राय बहुत अच्छा से समझाया। तो हमें जी भी ऐसा जोश आ रहा है क्योंकि देश का ये गद्दार गद्दार लोगों को हम लोग मिटाना चाहिए। जितना जी, हमसे बिल्कुल। मदद होते है हम लोग करेंगे। हम सब हम्म सब एक साथ है। ऐसा ही हम लोग को एलएनटी को भी है ना इसी तरह हम्म से
दिखाना है हम लोग क्या है बोल के। आम बिल्कुल इंसान को बिल्कुल। बहुत बहुत सारे तकलीफ दिए हैं। 2019 से लेकर अब तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज हम्म, तक भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम पे ये सक्सेस हो जाएगा, तो उनको हम हम्म, लोग को यही तरह से सिखाना चाहिए सर। इनके लिए सब लोग हम लोग साथ मिलना चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, अच्छा। थैंक यू। हाँ हाँ, रामाराव जी, रामाराव बतलो जी, आप कुछ बोलिए। रामाराव। हम्म। हाँ हेलो। जी मेरी आवाज आ रही रामाराव है? जी, नमस्कार। हाँ आइए, आ रही है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी तो ग्रुप में जितने दिन है सबको नमस्कार मेरे तरफ से। मैं रामाराव जी। हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं शर्मा सर से और ये अपना क्रांतिवीर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। जो कि हम भी वैसे ही है, जो अपना देश का जो भ्रष्टाचार का मारा है सभी लोग। हम्म, क्योंकि सभी जो भी है यहाँ से मेहनत से एक एक पैसा जुड़ के, कोई भ्रष्टाचार आदमी मेहनत से पैसा नहीं कमाता है। जो मेहनती होता है वही बंदा मेहनत से पैसा कमाता है। वही पैसा हमारे हाथ से लूट के ये लोग अपना हम्म, हाशियाना बसाने बसाने के चक्कर में रहते हैं। हम्म, तो हम्म, यही कहना है कि लड़ाई जितनी हो सके उतना लड़ना ही है, पीछे हटना नहीं है। जिस तरह हम्म, आप लोग को बहुत जन को ये जो अभी जो शर्मा जी का जो यूपी का जो बुलंदशहर का बताया, तो जिस हम्म, तरह उनका 7 साल 8 साल गया, उसी तरह हम लोग का भी 8 साल 8 साल 9 साल हो चुका है। ठीक है, तो सब जी जगह पे यही चीज चल रहा है। ये सिर्फ वो यूपी का नहीं है या और कहीं का नहीं है, हर जगह जैसे महाराष्ट्र हो गया, पूरे भारत में पूरा, ये एक जगह का माहौल नहीं है। पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत काम कर रहा है बहुत जन, मतलब इसमें आ, आप 100% में 60-70% इसमें सब लोग मतलब यही है, जी सिस्टम जी। से आप लोग ये भ्रष्टाचार से भरे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार जी। ऐसा है कि वो हर जगह पे आप चेक कर लो, कहीं पे भी जाओ। एक हम्म, जो आईएसपी रहता है जो बिल्डिंग का, जो आप हम्म, इसमें बहुत लोगों को ये पता नहीं है। एक आईएसपी जो बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो आईएसपी जो इंस्पेक्टर जो पुलिस रहता है, वो दिन का हम्म, आज के हम्म, महाराष्ट्र में 51 to 70 लाख रुपीज पर डे का कलेक्शन करता है। जी ये शायद बिल्कुल। किसी को नॉलेज नहीं है। 50 से 60 लाख रुपया पर डे का मैं अकाउंटेबिलिटी दे रहा हूँ। तो आप सोच हम्म, लीजिए, एक साल में, सॉरी एक महीने में ये लोग कम से कम कितना कमा रहे हैं। 15 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक ये लोग अपने पॉकेट हम्म, में दबा रहे थे। ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? जी जी जी। तो ये छोटी मोटी जानकारी नहीं है जानकारी, लेकिन जब तक आप इस चीज में नहीं घुसोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10 लाख 5 लाख 15 लाख से मारे मारे हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे पैसा एक एक, क्योंकि देखिए आज देखिए बैंक सिस्टम में क्या होता है। बैंक सिस्टम आज अपने से इंटरेस्ट ईएमआई लेती है, लेकिन अगले महीने क्या किया, अपने से 1 रुपया बढ़ा लिया। हम्म, लेकिन हम लोग जाके ये क्वेश्चन नहीं करते बैंक को, 1 रुपया क्यों बढ़ाया। हम्म, ये 1 रुपया, जैसे आप अदानी हो गया या अंबानी हो हम्म, गया, इनका लाखों करोड़ का जो इनका जो फाइनेंस है, इनको माफ किया जाता है। हम लोग को पर हम्म, वो 1 रुपया टोप देते हैं। वो 1 रुपया अगर एक महीने का, अगर भारत देश में अगर 1,000 आदमी लोग हैं, तो महीने का 1,000 रुपये चला गया, एक साल में उसका 12,000 चला गया। तो इस हम्म, तरह से जो हमारा पैसा है, वो पैसा ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के उनके अंडर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो यही जी चीज बोलना चाहता हूँ, बैंक भी अगर 1 रुपया अपने से लेते हैं, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, भाई तूने 1 रुपया क्यों लिया, किस जी बेस पे लिया, बिल्कुल कौन सा चार्जेस है, मुझे बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी दिखाओ। ये चीज हम हम्म। लोग जब तक नहीं कर सकते ना, कोई हम लोग भ्रष्टाचार नहीं निकाल सकते, भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता। क्योंकि हमको हर 1 रुपये का आज आप क्वेश्चन करोगे ना, वो कल एक पैसा चोरी करने के लिए सोचेगा। ये बिल्कुल। चीज मैं बोलना आवाज चाह रहा हूँ। उठानी जरूरी है। आगे रहा एल एन टी का उसका औकात हम दिखाएंगे, समय आने पे हम्म, हम्म, दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो भी प्रूफ हो रहा है, तो बाद में हम लोग दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां पे भी जाना है दिखाएंगे कि हम लोगों ने हम्म, भेजा, किसी ने आंसर नहीं दिया। तो आंसर नहीं हम्म, दिया नहीं दिया, तो इन लोगों ने एक्शन क्या लिया, क्यों नहीं लिया। बराबर बराबर। रही ठीक। छोटे मोटे विकास क्या नहीं, ये लोग उनका भी औकात दिखाएंगे। लेकिन ये भी हम्म, है, बड़ी बड़ी मछली को पकड़ते पकड़ते छोटी मछली को भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज हम्म, अगर छोटी मछली को भी फन नहीं मारेंगे ना, तो छोटी मछली भी फायदा होते ही रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक है, धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। सुषमा सुषमा विनायक जी, आप कुछ बोलेंगे, सुषमा जी? सुषमा जी, आ, हाँ सुषमा जी बोलिए। अ, नमस्ते सर जी, मैं मनोहर बात कर रहा हूँ। हाँ मनोहर जी बोलिए जी। मुझे याद है कि
मुझे याद है कुछ महीने पहले शायद इसी विषय पे हमने भी जूम मीटिंग रखी थी, और जी। ये मसला भी था, ऐसे ही कुछ सिमिलर मसला था तभी भी। हम्म। तो आज मैं ये सुन रहा था, तो हमारे महाराष्ट्र में बीड नाम का जिला है, बीड। तो वहाँ जी। का जो हादसा हुआ है, जो सरकारी अधिकारी मिलकर कैसे लोगों को जुल्म करते हैं, गवर्नमेंट हम्म। सिस्टम अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन हम्म। उसका अंत होता है। हम्म। लेकिन अंत होते 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 काफी मासूम लोगों का भी उसमें अंत हो जाता है, बराबर। हम्म। क्योंकि ये सिस्टम ही है जो हम हम्म। काफी सालों से चला आ रहा है। इसलिए मुझे जी। एक हम्म। मन में बात, दो तीन बातें आई, मैं इसका हम्म। निचोड़ करना चाहूंगा कि हमें जी। अच्छे लोगों को ढूंढना है जो सिस्टम में जी। काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग हम्म। काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक साथ लाके हमें एक अपनी यूनिटी बनाना है, क्योंकि लोगों को हम्म। एक साथ होने से मजबूती मिलती है। जैसे भ्रष्टाचार लोग हम्म। कुछ वक्त के लिए एक साथ आते हैं, हम्म। तो हमें अच्छे लोगों को उस एरिया में ढूंढना है, उस माहौल में ढूंढना है। मिल जाते हैं हम्म। बहुत सारे, हम काम करेंगे जी। तो। जी। जी। तो हर ठीक देश ठीक। की, हर राज्य की, हर लोगों की समस्या अलग है, लेकिन उसका हेतु जो होता है एक ही होता है, जो पैसा। हम हम्म। फाइनल पे आके निचोड़ मोड़ते तो पैसा ही वहां पे सब आर्थिक हम्म। उलाढाल होती है, वहीं पे आके रुकती है। किधर भी जाओ, जी मैं भी बिल्कुल। कोर्ट कचहरी में काम करता हम्म। हूँ, पास बहुत पास से देखा हूँ सब चीजें। हम्म। गरीब लोगों में उसमें पढ़ना मतलब बोलते जन्नों में जाने जैसा है। जी मतलब बिल्कुल सही। किसी का कुछ हम्म। कुछ भी ना हो तो भी वो खींचा जाता है उसमें, हम्म। और जिंदगी हम्म। उनकी तबाह हो जाती है। जी। जी। ठीक ठीक तो ठीक। बस यही कहूंगा कि जो हम्म। सर ने अभी बात की है, मतलब कि ये देश छोड़ना, ये मन में बात हर भारत के हम्म। व्यक्ति के मन में आता कि ये देश पहले जैसा नहीं रहा है। हम्म। असुरक्षिता होती है यहाँ पे अभी, जो हम्म। माहौल बना रहा है, मालूम नहीं क्यों हम्म। ऐसा हो रहा है, लेकिन डर सा हम्म। आ गया, इसलिए लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। डर होता है, हम्म। क्योंकि हर एक का परिवार होता है। हम्म। तो हमें डर को खत्म करने के लिए सब यूनिटी बढ़ाना चाहिए, ऐसे हमें कार्यक्रम हर महीने में लेना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि शर्मा जी सर और उनकी टीम जो काम कर रहे हैं, काफी सराहना, मतलब उनकी बहुत तारीफ करते हैं कम है, क्योंकि उनका हम्म। इतना हौसला कहाँ से आता है, ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जो पावर है इनके पास कहाँ से आती है, हर सवाल को उन्हें फेस करना। तो सैल्यूट है शर्मा शर्मा जी, सर जी, आपके टीम को, और जो आपने विषय को लिया है, मजबूती से किया है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जी। धन्यवाद। जी। धन्यवाद जी आपका। शिवनारायण जी, मैं कुछ बोलना हाँ चाहता विनोद हूँ। सोमासी जी, हाँ बोलिए। मैं कुछ बोलूं। हाँ नौरेंद्र जी आप बोलिए, हाँ बोलिए। जी। सर, ये जो हमारा जो देश में इतना भ्रष्टाचार है ना, मैं हम्म। एक बाहर के कंट्री में गया था, इटली में गया था। तभी मैंने जी। ऐसी ऐसी बात कर रहा था, हम्म। तो वहाँ के आदमी को पूछा मैंने, बोले यार, ये हम्म। भ्रष्टाचार कैसा कम करेंगे। उसको ये नहीं हम्म। बोला कि मेरा कंट्री बहुत भ्रष्ट ये है, करप्ट है। हम्म। बट उसने हम्म। बोला कि एक ही चीज बोला कि अगर जिस देश का कानून वीक होता है, हम्म। ओके, जहाँ हम्म। पे आपको उसका जो ये रहता है, हम्म। जो रेशियो रहता है इसका, मतलब पनिशमेंट हम्म। का, वो कम है, हम्म। वहां पे भ्रष्टाचार हम्म। होगा ही होगा, बिकॉज वहां पे कानून का डर नहीं है। ठीक है ना। बराबर। अभी हम्म। मैंने पिटिशन ग्रुप में भी अभी डाला था कि सीजीए, हम्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी जब हम्म। ऑर्डर निकालता है तो कॉपी हम्म। पेस्ट करता है, और उसका कॉपी बराबर। पेस्ट जो किया था, हम्म। वो हम्म। सिंगापुर में पकड़ा। ओके, सिंगापुर के वहां पे जब ये केस चला गया, तो उन्होंने हम्म। ये चीज इस पे ध्यान दिया, और वो केस को वहां पे उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब ओहो। ये जो चल रहा है ना सर, ये सब मतलब करप्शन का बढ़ाव हम्म। इसलिए है क्योंकि हमारा जो कानून है वो बहुत हम्म। वीक है। और मैं एक और पॉइंट हम्म। बोलना चाहता हूँ कि हमारे जी। जो मिनिस्टर भी है, हम्म। वो कभी धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम में होता है, उसके बाद वो सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाता है। ये हम्म। इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है, ओके, इतना हम्म। डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो उससे क्या हम्म। उम्मीद कर सकते हैं सर आप। अभी जी प्रेजेंट का जी। हमारा जो लॉ लॉ मिनिस्टर है, आई मीन हम्म। आई डोंट वांट टू से, मुझे कुछ बोलना नहीं है उसके बारे में। अगर हम्म। आपका जो हेड ऑफ हम्म। द डिपार्टमेंट को ही कुछ पता नहीं है, तो ये हम्म। अंधा कानून चलता रहेगा। ये अंधा कानून बिल्कुल। चलता रहेगा, क्योंकि लास्ट में उनके टेबल पे जब पेपर जाता है, उनको ही कुछ हम्म। समझ में नहीं आता, तो इसका इसका सुधार कैसा होगा। हम्म। इसका सुधार नहीं कैसा होगा। नहीं, इसके लिए वही देखिए, सबसे बढ़िया सिस्टम एक ही है। आप पुराने जमाने में देखेंगे, आप पंचायत लगाते थे, लोग पंचायत करते थे, उसमें बैठ करके सॉल्यूशन निकालते थे।
हम उसका बहिष्कार करते थे। तो हमें वही काम करना है, शिवनारायण जी, हमें ऐसे। मैं अभी गोवा हाँ में हूँ। यहाँ यहाँ के हाँ जितने भी पंचायत, ये हाँ। बड़े सबसे बड़े करप्ट करप्ट हम्म। हेडक्वार्टर्स यही, सबसे बड़े अच्छा पर। करप्ट हेडक्वार्टर्स हम्म। यही। यहाँ हम्म। पे कानून है कि 100 मीटर के रेडियस में आप कोई भी हम्म। लिकर बेच नहीं सकते हो। लेकिन हम्म। जितने भी सरपंच है, इनके हम्म। सबके लिकर शॉप, हम्म। टेम्पल, मतलब चर्च के हम्म। बाजू में है, मंदिर के बाजू में, हम्म। स्कूल के हम्म। बाजू में, ये खुद ही हम्म। कानून को तोड़, क्यों? उनके पास पावर है। देखिए देखिए, ये चीज जो है ना, ये आपके चुने हुए वो लोग हैं जो करप्ट तरीके से आए हैं वहां पर। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और सार्वजनिक रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ जब हम मैटर उठाएंगे, हम आपस में मिल करके इनका बहिष्कार करना शुरू करेंगे, करप्ट लोगों को हम लोग उनके चेहरे के साथ बाहर लाएंगे, तब जाकर के ये चीजें होगी। शिवनारायण आप जी, इन अगर दिस कंट्री, ये हमारे कौमी। कंट्री में, हाँ। हम्म। पावर जिसके पास है वही करप्ट है। बाकी आप देखो, आम आदमी बहुत हाँ कम करप्ट है। बिल्कुल। जहाँ पे भी पावर है, वहीं पे हम्म। करप्ट है। अगर उनका हम्म। पावर को आप हिला दोगे ना, तो हाँ। करप्शन बंद होगा। उनको उनको अगर एक डेडलाइन होगा कि भाई आपने थोड़ा भी करप्शन किया, तो आपका हम्म। पोजीशन पावर चला जाएगा। मे बी वो तभी कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन आज देखो जजेस, हम्म। ये तो एकदम एपिटोम ऑफ पावर है। वो जैसा हम्म। चाहिए वैसा खेलते हैं। आप नहीं, कुछ भी करो, यही हमें वो हमें जज मिल करके, पूरा देखिए हमें मिल पूरा करके इनको खेल खत्म टारगेट कर करना है। हमें मिलकर इनको टारगेट करना है, इनके कार्टून के साथ इनको वायरल करना है, इनके जो वर्ड है, इनके जो काम है, उसको पारदर्शिता के साथ सबके सामने रखना होगा उस चीज को। और हम लोग मिलकर, यहाँ पे 50 लोग हैं तो 50 लोग मिलकर फैसला करें कि ये जो है जयप्रकाश, इसको हमें सजा देनी है। ये जो डॉक्टर है, जिन लोगों ने गलत तरीके से वो किया, उनको सजा देनी है। ये जो आईओ है, इनको सजा देनी है, उनके चेहरे के साथ हमें उनको वायरल करना है। ये फैसले हम लोगों को कम से कम 50 हो, 10 लोग, इतने लोग तो मिलकर करें। ये हमारा मुख्य मकसद है उस दैट इज अ चीज का। गुड अगर। स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करने के लिए गुड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया हम्म। मीडिया काफी हेल्प कर रहा है ये सब चीज में। मीडिया, देखिए मीडिया अभी वो तो बिकी हुई, अगर वो सही मायने में ईमानदार होती तो काफी फर्क पड़ जाता है इस चीज के ऊपर। लेकिन हम खुद मीडिया बन के काम कर सकते हैं। हम खुद भी तो फैसला लेने वाले हकदार है ना। यहाँ बैठकर हम फैसला तो ले सकते हैं ना इस चीज को। गुड पॉइंट, तो गुड वही हम पॉइंट। फैसला लेने के लिए बैठे हैं कि ये हमने स्टोरी रखी, ये किस तरीके से एक विक्रम शर्मा को जिसने आवाज उठाई, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके साथ क्या क्या खेल हुआ। तो उसके लिए हमें कौन दोषी है, उन लोगों को टारगेट करना है, उनको सीधे उनके नाम के साथ, उनके फोटो के साथ, उनको शोकॉज नोटिस दे करके उनका बंटाधार करना है हमें। ये काम हम लोगों को करना है। अच्छा चलिए, मैं अभी सोनिका क्रांतिवीर जी, आपसे मैं चाहूंगा आप कुछ बोलिए इस मामले में। चलिए। हाँ। मेन तो मुझे तो यही कहना है, जैसे कि हम लोग जिस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश का केस हो, चाहे विक्रम जी का केस हो, या अभी जो एक्सरबिया बायर्स का केस है, मेन है कि लगातार हमले पे हमले करते रहना है, उनको सोचने पे मजबूर कर देना है। और इससे एक और फायदा भी होता है, जैसे मुकेश के केस में और विक्रम के केस में भी हुआ कि जो सामने वाला है वो देखता है कि अरे इधर सभी तरफ से हम पर लगातार हमको घेरा जा रहा है, तो हम किसी के इसके साथ मतलब विक्रम हो चाहे कोई भी विक्टिम हो, या मुकेश हो, जो भी है, उनको हम डायरेक्ट हमला उन पर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने जरा भी कुछ किया, कोशिश जरूर की जाती है, और अगर सामने वाला मतलब जो अपना जो विसिल ब्लोअर है या जो विक्टिम है वो अगर कमजोर पड़ गया, तो फिर उस पे हमले हो भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी के साथ करते हैं कि सबको अवेयर करते हैं और उनको जो जरूरी जानकारी है वो देते हैं, जिससे अगर कोई भी कभी होता कुछ गलत भी हो रहा होता है तो उनके जवाब से सामने वाला डर जाता है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट जो मैटर चल रहे हैं एक्सरबिया बायर्स के साथ में, कि कभी कोई रिकवरी वाला घर पे आ जाए और कुछ उल्टा जवाब दे, तो ये लोग ऐसे जवाब देते हैं कि वो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेन है कि जो हमले हमें पेपर वर्क से करने हैं वो तो करने ही करने हैं, साथ में अवेयरनेस चाहिए। जबान पे हमें मतलब क्या बोलना है, किस तरीके से सामने वाले को टैकल करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंस से कोई भी बात कहेंगे, फैक्ट कहेंगे, सच कहेंगे, तो फिर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्य है कि अगर हम लड़ेंगे तभी हमारे संग लोग रहेंगे। हाँ, जब हम अकेले लड़ते हैं उस वक्त तो हमारे परिवार भी साथ नहीं देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारी टीम में है ज्यादातर विक्टिम्स ही हैं। क्योंकि और वो विक्टिम है जो लड़ना चाहते हैं, वो विक्टिम नहीं है
जो सिर्फ उनका मैटर हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर वो अपने घर पे जाके बैठ गए आराम से। तो वो विक्टिम नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए साथ में, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपको समाज में भी बदलाव लाना है तो मिलकर काम करना होगा। और उस मिलकर काम करने के लिए लगातार पेपर वर्क जो है हमले की तरह इस्तेमाल करना है। आपके संग कोई गलत व्यवहार करता है या गलत बातचीत करता है तो उसको भी आपको जवाब देना आना चाहिए। इस सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो छोटी छोटी जागरूकता है वो तो हम आप सबको देते ही हैं। उस चीज को आपको आगे भी बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो और लोगों के बीच में भी जाएगी और वो और लोगों को भी समझ में आएगी और उसका फायदा वो भी ले सकेंगे। है ना? बस मुझे अभी इतना ही कहना है। धन्यवाद। विनोद समासे जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है ये पूरे हम्म। भारत में फैला हुआ है। जी इसके लिए जो भी आदमी भ्रष्टाचार से लिप्त हो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। और हम्म। अगर जो झूठी गवाही देता है उसका भी पूरा प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। ऐसा कुछ बिल्कुल होगा तो बिल्कुल। ही इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं हम्म। तो केस लड़ जीतने के बाद भी हमें न्याय मिलने के बाद भी सामने वाला दूसरा अपराध करने के लिए तैयार ही बैठा रहता है। जी उसको कोई जी फर्क जी नहीं पड़ता। एक जन को न्याय मिल गया ठीक है, लेकिन दूसरे को न्याय नहीं मिलता। इसीलिए जी। उनके 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए ताकि हम्म। भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसा जा सके, दूसरा भी आदमी जी। डरेगा। चलिए। यही मैं ठीक कहना ठीक चाहता ठीक। थैंक यू आपका। बापू जी, आप हैं? बापू गरवारे जी। बापू जी। हाँ हेलो। हाँ, बापू जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, चलिए बोलिए, विनय गुप्ता जी। अच्छा, स्वाति शेर अली जी स्वाति बोल रहे हैं? हाँ, शेर अली को बोलिए। अच्छा, शेर अली हो कहाँ पर? बोलो। बोलो बोलो। हाँ मैम, हम लोग आप लोग के साथ हमेशा, एक जरिए परिवार आपके साथ है मैम, हर लड़ाई में। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। शेर अली, हाँ बंद कर। शेर अली हो? हम्म। शेर अली बोल रहे क्या कुछ? शिवनारायण जी, हाँ बोलिए। मैंने आपको जैसे बताया, ये लड़ाई हाँ हाँ। बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ज्यादा। जी। हम इसमें अभी फंसे हुए हैं। हम्म तो इन 15 साल में मेरे पास इतने बड़े सबूत है ना, ऐसे ऐसे सबूत है ना, कि हम्म। लोग जब ये सुनेंगे ना तो शायद उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। जी जी। ठीक है नहीं? नहीं, और प्लान के साथ इसको बाहर लाना जरूरी है। एक प्लान के साथ हाँ, बस बहुत उनको अच्छे से उनको उठाना चाहिए। उनको लेके आना है और उनको ऑन रिकॉर्ड करना है। ये सारा काम अभी मैं करने वाला हूँ। जी। तो जब ये सारा ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर खूब चर्चा करेंगे। अभी मैं बिल्कुल। इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो इसलिए मैं बोलना ठीक नहीं समझता। लेकिन जो चीज ऑन हम्म। रिकॉर्ड थी वो मैंने बोली भी है, आपके सामने बोली है। और जी एक चीज होनी बिल्कुल। चाहिए भी, जो झूठा है हाँ। हम्म। उसका नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए। हाँ। चाहे वो या कोई चाहे कोई वो हाँ जज हो, चाहे वो कोई पीएन हो, क्लर्क हो, रीडर हो, या कितना भी हम्म बड़ा अफसर हो। ठीक है कि नहीं? हम्म। उसका नार्को बराबर। टेस्ट होना चाहिए। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ एक बात बोलना और, चाहता हूँ। कि जब हम्म जब सब कुछ हो हम्म रहा, तो रिटाइन जजों के रिटाइन रूम में कैमरे क्यों नहीं है? तो ये जब भी बोलते हैं हम्म कि मेरे साथ बदतमीजी करी, असंवैधानिक हम्म भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये कैमरे हम्म। क्यों नहीं लगाते? अपनी सुरक्षा के लिए लगा लो। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? हम चलिए। तो नहीं कह रहे कि हाँ हम्म चलो, हम कह रहे हैं हम ही हम्म गलत हैं। तुम तो सही हो, तुम हम्म। ही लगा लो कि हाँ भाई हम कैमरे लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। दिख जाएगा चलिए। कौन कहाँ किससे मीटिंग करता है, कैसे हाँ। कैसे मीटिंग करता है, हम्म। पता चल जाएगा। ठीक जैसे वो ठीक। दिल्ली वाला कांड आपके सामने आया था ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। बिल्कुल हाँ, बस बिल्कुल। यही है। बहुत ऐसे ही होना बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ है अभी। हाँ हाँ। बोलेंगे और ठीक ऑन रिकॉर्ड ठीक। लाके। बराबर, ठीक मैं है। यही अभी चाहता हम हूँ कि शेर अली जी। ऐसे लोगों का हाँ। 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। झूठी गवाही देना या हम्म। जनता को तकलीफ देना, ऐसा लोगों को चिन्हित करके उनको पूरा प्रॉपर्टी जब्त हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी जब्त होगी, वो बाहर वाले करेंगे या सरकार करे, हमें इन लोगों का बहिष्कार करना सबसे पहले करना चाहिए। उन लोगों को बहिष्कार के झूठी साथ बात नहीं, करके मतलब उनको न्याय मिलने के बाद ही, बहिष्कार न्याय करना मिलने के चाहिए। बाद, ताकि वो हाँ दूसरे के साथ में ऐसा अपराध न कर सके। इसमें क्या होता हाँ है, उसका बिल्कुल। ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद में वो दूसरी जगह वापस वही काम करना चालू कर देता है। नहीं, तो हम कहाँ इसीलिए कहाँ लोगों लड़ेंगे? को टारगेट करना है इनको, बिल्कुल आपके इनको सजा लोगों के का साथ में सबूत है, पहला सजा, इनको पकड़ो। सजा के हम्म। बाद में इनकी प्रॉपर्टी जब्त।
हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, करेक्ट। सजा तो मिलना चाहिए। खाली ट्रांसफर होने से क्या होगा, इधर इधर का जज वहां चला गया, वहां का या जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी आदमी है, उसका प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। उसको मालूम पड़ना चाहिए कि झूठी गवाही देना या झूठा केस लड़ना क्या होता है। झूठा केस लड़ने पर भी नारायण सजा जी, होनी चाहिए। एक और बात है। जैसे ना अभी मैं, जैसे आपको पता मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, मैंने कैमरे का मांग किया। अभी मैंने एक और मांग कर रहा हूं कि आप अपने दरवाजों के बाहर जो है रेट लिस्ट पब्लिश करो। जो भी रेट है सरकारी रेट है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे 2 रुपया है। मैंने जैसे पब्लिश किया था ना, कि मैंने अपने कोर्ट के दरवाजे के बाहर लिख दिया था कि सर्टिफाइड कॉपीज के पर पेज 2 रुपये है, और अनसर्टिफाइड कॉपी का पर पेज 1 रुपये है। तो इस तरह से रेट, अगर रेट लिस्ट पब्लिश होने लग जाएगी ना, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि ओथ कमिश्नर के बारे में किसी को पता नहीं है। ओथ कमिश्नर जो एक स्टैम्प पेपर अटेस्ट करता है, तो उसकी 10 रुपए फीस है, जिसकी वो रसीद भी काटता है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं दी जाती। ऑडिट वो होता है, वो अपना जज भी चेक करते हैं, वो जजों को रसीदें चेक कराते हैं, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं पता। मुझे भी तब पता चला जब मैं वहां पे नाजिर था, सो दैट मुझे पता चला कि इसकी एक रसीद भी होती है। इसी तरह शायद नोटरी पब्लिक की भी रसीद होती होगी, तो वो रसीद काट के देनी चाहिए, वो जरूरी है। सर एक 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 एक, एक क्वेश्चन। हेलो। शर्मा सर, आपका आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज आ रहा है आपको? सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है आवाज। जी सर, अब आई। ओके ओके। हाँ, बोलिए रामाराव जी। रामाराव जी बोलिए। ठीक है, हाँ हाँ, चलो। जो अपना हाँ। व्हाट्सएप पे आर्बिट्रेट का जो विश्लेषण किए थे शर्मा सर ने, वो बात अभी भी आप लोग को किसी कुछ 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 बायर्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो पेपर वर्क कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। वो एक बार वॉइस कॉल सुनिए कि आर्बिट्रेट का एक्चुअली वर्क क्या है। जो चीज है ना अपने को क्या बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना है हर चीज। मतलब हाँ, वॉइस कॉल आया सुना ऐसा नहीं है, सुनिए उसमें क्या बोला उन्होंने कि आर्बिट्रेट के जो है ना, जो दोनों तरफ से होना चाहिए। और वो आर्बिट्रेट के ऊपर अगर हम बायर्स को भी या तो फिर फाइनेंसर को भी, जिसको भी अगर भरोसा नहीं है, तो दोनों मिला के फिर अलग से आर्बिट्रेटर को नियुक्त करते हैं। ये एक्चुअली जो वर्क है वो बताया गया है। तो ये चीज भी अपने को समझना है। ये छोटी छोटी भी चीज जो है अपने को, मतलब अवेयरनेस कैसे है ना, कि कोई चीज हम सुनते हैं और उसके ऊपर भी देखना चाहिए। तो अपने को जो आर्बिट्रेट जो है ना, वो एलएनटी की तरफ से अपने को लेटर भेज रहे हैं, तो उसका जहां तक इन्होंने, जैसे शर्मा सर ने और मैडम ने बताया कि उसका कोई आंसर देना नहीं है, तो फिर क्यों जाने अपने को उनके पास। ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो बहुत प्लान के साथ हम करना है अपने। एक चीज का जवाब देना है क्या चीज है, और उसके बाद फिर जरूरत नहीं है ना। ठीक। ठीक है, अच्छा चलिए विक्रम जी, विक्रम शर्मा जी, अभी आप फाइनल बोलिए, फिर हम लोग इसको यहाँ पर बंद कर देंगे फिर इस चीज को, है। हाँ। ठीक है सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे बच्चों को जो इस प्रकार इन्होंने परेशान किया है, हम्म। अगर कानून जिंदा है तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी कुर्क होनी चाहिए। हम्म। और आने वाले टाइम के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी न्यायालय में बैठ के तो ऐसी गलती करे ही ना। जी बिल्कुल, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा ये, सबको। ठीक धन्यवाद ठीक। सर। चलिए, सब लोगों को अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, और नहीं तो सर फिर हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं। हाँ। सर भूमि और पूर्वा शायद कुछ कहना चाहें, उनसे पूछ हाँ, लीजिए। जरूर जरूर, भूमि और पूर्वा हेलो। भूमि और पूजा कौन है, ये मैं बता पूर्वा। देती हूँ। विक्रम शर्मा जी की बेटी हैं। हाँ जी, इन्होंने बड़ा कष्ट पाया था और दर दर जी की ठोकरें खाई थी। जी। तो ये नाबालिग बच्चे थे, इन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया था भीख मांगने के लिए, जो जिससे बड़ी हम बच्ची है वही उस वक्त 14 साल की थी। हाँ, बड़ी 14 की थी और छोटी तो उससे 3 साल छोटी थी, और लड़का और छोटा था। और सड़क पर छोड़ा था इन बच्चों को। ये बच्चे हैं, इन्होंने लेटर दिए थे गवर्नमेंट को कि हमें खाने के लिए रोटी दे दी जाए, हमें खाने के लिए भी नहीं है। और इसका नतीजा ये निकला
कि हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे वो हंसी उड़ाने लगे हमारी, कि अपराधी बाप के बच्चे हैं ये। आज ये क्लियर हो चुका है कि हम अपराधी बाप के बच्चे नहीं हैं ये, बल्कि एक देशभक्त बाप की संतान है ये। और ये दबेंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं, चाहे मौत आ जाए, लेकिन ऐसे नीच लोग जो समाज पर कलंक है उनके सामने झुकेंगे नहीं। देश, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में भूमि, पूर्वा और ये कन्नू तीनों बच्चे राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा उदाहरण बने। भूमि जी, आप कुछ कहना चाहोगे? शायद लाइन पे आपके दुख से हट गए, शायद लाइन पे। काफी दुख आपके साथ नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं तो यहाँ बुलंदशहर था सर। अभी तो ये उस पे ही थे ये। हाँ भूमि, आप कुछ अपना माइक खोलो, माइक, माइक के नीचे माइक खोलिए अपना, जहां से आपने अपना और वो वीडियो खोला है उसी के बराबर में माइक है, उसे खोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक खोलिए, माइक कोने में शुरू में नीचे माइक है, उसे खोलिए आप पहले और अपनी आवाज बढ़ाइए। किसी कारण से इनकी आवाज नहीं आ पा रही। पूर्वा जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हेलो सर, शायद ये जुड़ नहीं पा रहे हमसे। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे और हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं थी। हम जो जब हम बोलते थे लोगों से कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो लोग मजाक उड़ाते थे और जेल जाना ये समझते हैं कि गद्दारी या फिर कुछ किया होगा जो जेल गए हैं, है ना, कि ये तो है ही एक तरह से जैसे आतंकवादी या क्रिमिनल समझ के, है ना, फिर दुत्कारा जाता है। तो पहली बात तो ये कि हम खुद ही सेल्फ अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरह से काम करना है, हमें सहारा आती जिसकी वजह से हमें इतना सब कुछ सहना पड़ता है। उस टाइम पे हमने इतना सब कुछ सहा है, लेकिन हमें आज तक कभी कोई सहायता नहीं मिली। हमने इतने लेटर दिए, इतने लेटर दिए, लेकिन एक बार हमारे यहाँ पे एसडीएम आती हैं और वो बोलती हैं कि आपके पापा ने कुछ किया होगा इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, ये तो आपकी किस्मत है। उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सरकारी स्कूल में करा देंगे। उस सरकारी स्कूल में जिसमें आज तक कभी एक टीचर भी नहीं पहुंचा, उसमें हमें कराने की बात की गई ना। हमें हमारे राशन की, हमारी बिजली की, हमारी किसी चीज की कोई सहायता नहीं दी गई। हमारी पढ़ाई की भी कोई वो नहीं देखी गई। उनकी सरकार की तरफ से हमें एक पैसे की मदद नहीं आई आज तक। हमने दर दर की ठोकर खाई, भूखे सोए, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई मदद नहीं मिली। अब भी हम बर्बाद हैं, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 100 50 कितने ही लेटर दिए, योगी सरकार को दिए, हर एसडीएम को दिए, डीएम को दिए, सबको दिए, यहाँ तक कि हमारे पास एक घर है रहने के लिए, उस पर कुर्की करने की कह दी। इससे ये तो साबित होता है कि अगर कोई आवाज उठाता है तो सिर्फ उससे बदला नहीं लिया जाता, उसके परिवार से भी बदला लिया जाता है। उसको टारगेट किया जाता है कि कैसे इसका मनोबल तोड़ दो। अगर हम इस मामले को हाईलाइट करते हैं किसी भी तरह से, जैसे गुलशन पाहूजा अंकल जी ने बोला कि अगर सड़कों पे उतरेंगे तो ये मामला हाईलाइट होगा और ये क्रांति बन सकता है, तो मेरे हिसाब से इस तरह से करना चाहिए। और अगर ये मामला हाईलाइट होगा तब सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी और तब हमें मदद भी मिल सकती है। थैंक यू।